मैं तुमसे एक दिन की शादी करूंगा और शादी के दूसरे दिन ही। संभाल कर ध्रुव, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है। हाँ है मुझ में घमंड ध्रुव, आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियां पाली और आज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। आज शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा से अपना रुख बदलने को कहा। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया के सामने हमारी इज्जत उछाली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। ये लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार ध्रुव की माँ का जिक्र उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्रुव की माँ के साथ? ध्रुव समझ चुका था कि लारा की एकलव्य रैंक की शक्तियों से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा। इसलिए जाते जाते ध्रुव ने लारा को चुनौती देते हुए कहा, 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर बनूंगा एकलव्य। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही करेगा। ध्रुव मैसेडोरिया की उस जगह जा पहुंचा जहां उसकी मां की समाधि बनी हुई थी। माँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। अगर इतना ही कमजोर बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? जन्म होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? बोलो माँ, बोलो, जवाब दो माँ, जवाब दो। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगली में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव के माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब उस स्थान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हैं। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। तभी एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। डरावनी आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख पूरी तरह डर गया। देखो, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आत्मा ने अपनी शक्तियों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। तावीज? तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी संगूठी में रह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देर किए विदुर को हाँ कह दिया। मंजूर है। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृतधारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया। अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहले राह नहीं, नहीं,
जब उसकी आंख खुली तब उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। ये मेरा सर, आखिर कौन था वो जो मेरी मदद करने की बात कर रहा था? ये कैसा डरावना सपना देखा मैंने? कहीं ये सपने के जरिए माँ मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती? ध्रुव, याद है ना आज शक्ति स्तंभ पर तुम्हें अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है? हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एकलव्य मैं जरूर बनूंगा। ठीक है ध्रुव, जाओ और इस बार अपनी शक्तियां बढ़ाकर ही लौटना। विजयी भव। पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मार्कस पर लोगों के पास अलौकिक शक्तियां थी। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती थी, जिससे पता चल सके कि कौन शक्ति के किस स्तर पर है। 5वां स्तर। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज शक्ति चक्र स्तंभ पर ध्रुव को अपनी ताकत परखनी थी। उसने खुद से मन ही मन कहा, इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें स्तर तक पहुंच जाएगी। आज के बाद कोई मुझे जीरो कहकर नहीं बुलाएगा। आज मेरे बाबा को मुझ पर जरूर गर्व होगा। ध्रुव ने अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन अगली घोषणा ने ध्रुव को अंदर तक तोड़ दिया। 3रा स्तर। जिस बात का डर था वही हुआ। बेहद निराशाजनक। ध्रुव का फिर से खराब प्रदर्शन। फिर वही 3रा स्तर। ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की थी। 3रा स्तर। अरे बार बार हाथ रखने से जवाब बदल नहीं जाएगा। अरे तू एक कचरा है, जीरो है। तुझे तो अब अपनी शक्तियों का परीक्षण करना ही नहीं चाहिए। अरे इसने तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए ही जन्म लिया है। अरे इसकी कमजोरी को देखते हुए इसकी मंगेतर लारा भी इसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है। क्या तुम सब भूल गए कि ध्रुव कौन है? ध्रुव के लिए भीड़ से लड़ने वाली ये लड़की ईरा थी, जो ध्रुव की बचपन की दोस्त थी। 9वां स्तर। ईरा 9वें स्तर पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। कभी वो ध्रुव के साथ ही अभ्यास किया करती थी। उसके 9वें स्तर पर पहुंचना भी एक बड़ा राज था। ये वही लड़का है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंच एकलव्य बना था, जो बहुत ही कम उम्र से ही अभ्यास कर रहा है। ऐसा मेसोडोरिया तो क्या पूरे मार्कस ग्रह के 10,000 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाए। और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा तब तुम लोग पछताओगे। हीरा, जाने दो ना, गलती मेरी है। मैं ये कमजोर और असफल आदमी हूँ। ये कहते हुए ध्रुव मैदान से सिर झुकाकर निकला और सीधा अपनी माँ की समाधि पर पहुंच गया और उनसे बातें करने लगा। आखिर क्यों मुझे अब अकेले छोड़ के चली गई माँ? आखिर क्यों वो हर चीज मुझसे दूर चली जाती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? अब तो मेरी शक्तियाँ भी मुझसे दूर चली गई है। अगर मैं ऐसे अपने सितारों को खोता रहा तो बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जवाब दो माँ, जवाब दो। अब तो मुझे कोई चमत्कार या फिर कोई करिश्मा ही मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है माँ। या तो आप मेरे लिए मदद भेजेंगी या मैं इस शरीर को त्याग कर आपकी दुनिया में चला आऊंगा। चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो ध्रुव? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। कौन है वहाँ? कौन मुझसे बात कर रहा है? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव। इधर ढूंढना बंद करो। मैं तो तुम्हारी अंगूठी में। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था।
देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, लेकिन ध्रुव को अपने हाथों में अचानक से एक जोर का झटका लगा। उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। कौन हो तुम? और तुम मेरे अंगूठी में क्या कर रहे थे? जवाब दो! कल रात भी मैंने तुम्हें सपने में देखा था। कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ध्रुव। हाँ, लेकिन इतना जान लो, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ध्रुव कि तुमने 3 साल तक मुझे अपनी अंगूठी में संभाल के रखा। तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रही है? क्योंकि जब से तुम इस अंगूठी में छिपकर बैठे हो, मेरी शक्तियां लगातार कम होती जा रही है। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर फेंक दिया। ध्रुव, ये गलती मत करो। जो होना था हो चुका। तुम नहीं जानते इस अंगूठी की अहमियत। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। क्या तुम इस निशानी को भी खो देना चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तो बताओ मुझे, उनकी मौत कैसे हुई? और सपने में जो तुमने मुझे चिट्ठी दी थी, उसमें लिखी सारी बातें सच थी? तुमने भले ही वो चिट्ठी सपने में पढ़ी, लेकिन उसमें लिखी सब बातें सच थी। तुम मेरी माँ को कैसे मिले? और उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है? अभी इन सब बातों को जानने का वक्त नहीं है ध्रुव। ये क्या बात हुई? अब बार बार जवाब देना टाल क्यों रहे हैं? अपनी माँ की मौत के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी कुछ और है ध्रुव। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शक्ति का स्तर 3 से बढ़कर 9 सितारे तक पहुंच जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इतने शक्तिशाली बनो कि तुम्हें फिर से एकलव्य कहा जाए? और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपने होने वाली मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है, उसे हराना है। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे समाज और मेरे लोगों के सामने बाबा की इज्जत उछाली है और मुझे कमजोर समझ के रिश्ता भी तोड़ दिया। उसे एक दिन मैं उसकी सही जगह दिखा कर रहूंगा। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला ध्रुव। तो क्या करूं मैं? तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। सबसे पहले तुम इस अंगूठी को पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो। फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। बहुत अच्छे ध्रुव। मैं तुम्हें इस तरह से अभ्यास कराऊंगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी और 1 साल के भीतर ही तुम लारा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो फिर ठीक है, आप जल्द से जल्द मेरा अभ्यास शुरू करवाइए। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ? मेरा नाम विदुर है। तुम चाहो तो मुझे आचार्य कह सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बेहद शक्तिशाली दवा बना कर दूंगा, जिसे अमृत धारा कहते हैं। उसे पीते ही तुम कठिन से कठिन अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। तुम अभी अपने घर शौर्य महल चलो। माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। इस अंगूठी के जरिए मैं एकलव्य बनकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? ये इस तरफ झटके से बाहर आना जरूरी है क्या? आप बता के बाहर नहीं आ सकते थे? बताने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें जंग के लिए तैयार करना है। ये कहकर विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया। ये लो, ये अमृत धारा है। इसे पीकर तुम जल्द से जल्द अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। कहीं ये मुझसे कोई छल तो नहीं कर रहा? कैसे सचमुच माँ ने भेजा है?
क्या सच में विदुर ध्रुव को एकलव्य बनाकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनाना चाहता है, या फिर उसके मन में कुछ ऐसा था जिससे मासूम ध्रुव अनजान है? अगली सुबह जब ध्रुव उठा तो उसने अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस की। ये तो सच में मेरे साथ कोई चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी मुझे इतनी ताकत कैसे मिल गई? जल्दी से तैयार होकर पहाड़ी की ओर चलो, वहां कोई नहीं होगा। और आज से तुम्हारा अभ्यास शुरू। विदुर ध्रुव को जल्द से जल्द एकलव्य बनाने के लिए तैयार करने लगा। रोज ध्रुव कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन वो अपने प्रयास में असफल ही होता रहा। विदुर समझ चुका था कि उसे ध्रुव के साथ ऐसा कुछ करना होगा कि जल्द से जल्द उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाए। जब ध्रुव विदुर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा, विदुर ने ध्रुव को एक जादुई खंबे से बांध दिया। थोड़ी ही देर में विदुर के हाथों में एक कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से लगातार ध्रुव के शरीर पर वार होने लगे। पर वो चाबुक तब तक ध्रुव के शरीर पर वार करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव उठा तो विदुर ने उसे फिर से बोतल में रखी अमृत धारा पिलाई। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, यहाँ तक कि उसके शरीर पर चाबुक से हुए सारे छोटे निशान भी चले गए। ध्रुव अपने अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा महसूस कर पा रहा था। आज के लिए इतना अभ्यास बहुत है, घर चलते हैं। ध्रुव वापस अपनी माँ की समाधि पर पहुंचा। आखिर आपने मेरी सुन ली माँ। विदुर के रूप में मेरे लिए मदद भेजी, लेकिन वो मुझसे ऐसी अभ्यास करवा रहे कि मुझे तो अब डर लगने लगा है कि इस अभ्यास के दौरान कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन मुझे आप पर यकीन है, आप जो भी मेरे साथ करेंगी सब अच्छा ही करेंगी। तुम कभी नहीं बदल सकते। जीते जी तो अपनी माँ के पल्लू में छुपते थे, और अब उनके मरने के बाद भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे। कितना दुख होता होगा ना तुम्हारी माँ को कि उन्होंने कितने कमजोर और लाचार बेटे को जन्म दिया है। लारा के तानों को सुनकर ध्रुव गुस्से से भर गया। उसने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा। ध्रुव, ऐसी गलती मत करो। तुम अभी लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव को पीछे हटते देखकर लारा हंसने लगी। क्या हो गया ध्रुव? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर जोश में होश गवा बैठोगे तो कहीं बाद में पछताना ना पड़े? आचार्य, क्यों रोका आपने मुझे? अगर आज मेरी जान चली भी जाती तो भी मैं लारा को सबक सिखा कर ही रहता। ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है ध्रुव। सही वक्त आने पर पहला बार तुम ही करोगे, लेकिन तब वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी और फैसला भी तुम ही करोगे। विदुर ने ध्रुव का अभ्यास जारी रखा। विदुर की मदद से ध्रुव ने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ने के लिए उसे एक अलग तरह के अभ्यास की जरूरत थी, जिसके लिए ध्रुव को एक परीक्षा पास करनी थी। ध्रुव परीक्षा के मैदान में पहुंच गया। इस परीक्षा को युद्ध सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। आज बाबा को उनका सम्मान मैं वापस दिलाऊंगा। मेरा ध्रुव एक सुपर योद्धा है। हे परमपिता, ध्रुव पर अपनी कृपा करना। जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ रखा, सब लोग हैरान रह गए। एक घोषणा हुई। ध्रुव का शानदार प्रदर्शन। 8वां स्तर। युद्ध सेरेमनी को ध्रुव के पिता अरिंद्र के निगरानी में किया जा रहा था। मैदान में मौजूद लोगों को लगा कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई चाल तो नहीं। लोग अरिंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शक था कि शायद अपने बेटे के लिए अरिंद्र ने कोई खेल किया है।
ध्रुव ने दोबारा अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखा। उसकी दूर की बहन सानवी ने अपने भाई सनी से कहा, ध्रुव ने भले ही पहले धोखा दे दिया, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि महादक्ष गुरु ने खुद शक्ति स्तंभ की जांच की है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, 8वां स्तर। एक दिन मेरा बेटा पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है जो उसके सितारे बढ़ते ही जा रहे हैं? सभी लोग ध्यान से सुने। ध्रुव का टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मौजूद कोई भी कम या बराबर रैंक वाला ध्रुव को चैलेंज कर सकता है। ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में ईरा की तरफ देखा। सब डरपोक है। अरे कोई तो सामने आओ, मेरे अंदर 3 साल की भड़ास भरी हुई है। सनी को ईरा से दिल से प्यार था, लेकिन ईरा उसे बिल्कुल इग्नोर करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। मैं ध्रुव को जान से मार दूंगा। अरे कोई तो आगे आओ। क्या हुआ? क्यों रोक रही हो मुझे? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? 8वें स्तर पर है वो, कैसे जीतोगे उससे? सबके सामने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उससे लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो क्या हुआ? मुझे 8 सितारे मिले, 1 साल बीत गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे हरा नहीं पाऊंगा? रुको, ये रैंक 2 की गोली है। इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर 10वें स्तर की एकलव्य रैंक की शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल तब तक ना करना जब तक जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसके असली औकात दिखा दूंगा। जिंदा दफन कर दूंगा मैं उसे। और उसके बाद ईरा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सनी और ध्रुव आमने सामने थे, और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तुम हार गए सनी। लेकिन तभी सनी अचानक उठकर खड़ा हो गया। अब तेरी खैर नहीं, तू मेरे हाथों मरेगा। ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देख महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की। ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था। ये सनी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कहीं असल में सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी। सनी का भयानक रौद्र रूप देख तजुर्बेकार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई है। अरिंद्र समझ गया था कि ये कमाल गोली का ही था। इसने करिश्माई गोली खाई है। सनी एक धोखेबाज है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ
तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा। खैर दालचनी, इतनी मार खाने के बाद भी इसे कुछ ज्यादा चोट क्यों नहीं लगी? ये अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया? गुस्से में अपनी पंच महाशक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर जोर से हमला किया। आखिर ये कौन से स्तर की टेक्निक है? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्लास 2 की टेक्निक सीखना तो बहुत मुश्किल है। लगता है कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को अभ्यास करा रहा है, पर वो कौन हो सकता है? कहीं वो ईरा तो नहीं जो ध्रुव को अभ्यास करा रही है? लेकिन नरेंद्र ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छुपा हुआ है। सनी! 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 रुको ध्रुव, तुम अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? अरे भाई का रिश्ता तो उसने तभी खत्म कर दिया था जब उसने चैलेंज के कानून तोड़े। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर किसी ने नहीं देखा उसने क्या किया? एक बार हारने के बाद इसने करिश्माई गोली खाई जिसकी वजह से इसकी ताकत इतनी बढ़ गई। और एक बात बताना सानवी, उसकी जगह अगर मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या तुम उस पर भी इतना ही गुस्सा करती? एक बार बहन की नजरों से नहीं, शौर्य दल के सदस्य की नजरों से देखो और फिर बताओ कि गलती किसकी थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई जख्मी है और इसलिए मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। मुझे अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली योद्धा सानवी से लड़ना होगा। शायद इसका नतीजा मेरी हार ही हो। क्या हुआ? एक लड़की से डर गए? मैसेडोनिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और लड़ो मुझसे। ध्रुव को साफ साफ समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी। रुक जाओ ध्रुव। सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी उसे चैलेंज कर रही हो। ये तो थके आदमी का फायदा उठाना हुआ ना। क्यों ना मेरे साथ 2-2 हाथ हो जाए? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी हीरा? एक तो तुम ध्रुव से उम्र में भी बड़ी हो, ऊपर से अभ्यास के लिए एकेडमी भी गई हो। अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी मिलेगी। ध्रुव, कब तक लड़कियों के पीछे छुपते रहोगे? सानवी, बस करो। तुम्हें किसी को भी चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़चन डालती रहोगी तो तुम्हें नियम के मुताबिक 1 महीने के लिए घर में कैद कर दिया जाएगा। तुम्हें देख लूंगी ध्रुव, याद रखना। सनी ने चुनौती के दौरान करिश्माई गोली खाकर फरेब किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद करने का हुक्म दिया जाता है। और अब ध्रुव को इस चुनौती का विजेता घोषित किया जाता है। ध्रुव,
आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर सब लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बताया नहीं कहाँ से सीखी इतनी अच्छी टेक्निक। छुपाने के बारे में तुम कुछ ना ही बोलो ईरा, मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है। युद्ध सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव से मिलने उसके पिता अरिंद्र आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव आराम से कमरे में सो रहा है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर अरिंद्र ध्रुव के पास आकर बैठ गए। मैं जानता हूं सनी ने आज तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेटे रहो। ये दुनिया ऐसे ही धोखेबाजों से भरी हुई है बेटा। तुम अपनी मां की मौत का राज ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हो, आज मैं तुम्हें उसका भी सच बताता हूं। अरिंद्र ने ध्रुव को याद करवाया कि इससे भी बड़ी धोखेबाजी ध्रुव और अरिंद्र के साथ अरिंद्र के ही भाई ने की थी। उस दिन अरिंद्र जैसे ही अपने महल में पहुंचे, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई, जिसे उन्होंने शौर्य दल का सेनापति बनाया था, वो उनकी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सेनापति भैरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? हिम्मत? हिम्मत तो तूने दिखाई थी, छोटा भाई होने के बावजूद सिंहासन पर बैठने की। अब ये साम्राज्य भी मेरा, ये सेना, ये लोग भी मेरे, और ये सिंहासन भी मेरा। अब तुम राजा नहीं, मेरे गुलाम हो। बकवास बंद कर भैरव। इन मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर तू कुछ भी बोले जा रहा है। महारानी माधवी कहाँ है? कौन महारानी? उसे तो मैंने मौत की नींद सुला दिया। पूरा साम्राज्य खोज लो, कहाँ है तुम्हारी महारानी? भैरव, तेरे जैसा आदमी महारानी माधवी की धूल के बराबर भी नहीं है। तू सदमे में है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है कि तुम्हारी महारानी की सांसें अब थम गई है। तू चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है कि तुझे यह सिंहासन धोखे से मिला है। मैं तुझे अभी यहां से उठाकर फेंकता हूं। अरेंद्र, तुम्हारा राजपाट चला गया, फिर भी तुम्हारी जुबान चल रही है। जब मैंने तुम्हारी शक्तिशाली महारानी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके दम पे तुम राजा बन बैठे थे, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मत भूल कि मेरा बेटा ध्रुव अभी जिंदा है। वो तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा, क्योंकि वही है जो इस सिंहासन का असली हकदार है। तुम्हारा बेटा ध्रुव जो न जाने कहां भाग गया, वो भगोड़ा मुझे मारेगा। मेरा एहसान मानो कि तुम अब तक जिंदा हो। जाओ, जाके अपनी बची कुची जिंदगी कैद खाने में बिताओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हे भगवान, मेरे ध्रुव की रक्षा करना। भैरव ने अपने करीबियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और खुद को शौर्य महल का राजा घोषित कर दिया। उसने राजा अरिंद्र का साथ देने वाले एक एक मंत्री और सैनिक का सर काट डाला और अफवाह फैला दी कि उसने बेहद शक्तिशाली महारानी को भी मार डाला। जब महारानी के किसी वफादार को भैरव के विद्रोह का पता चला, राजकुमार, तो उसने सबसे पहले ध्रुव को इसकी खबर दी। राजकुमार ध्रुव, आपको मैसेडोरिया छोड़ना होगा। भैरवा ने हमला करके शौर्य महल पर कब्जा कर लिया है। वो एक एक इंसान का सर धड़ से अलग कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? होश में तो हो ना? राजकुमार, आप तो जानते हैं कि मैं महारानी का पुराना वफादार रहा हूँ। शायद उन्हें इस बात का पहले से अंदेशा था। उन्होंने ऐसे ही वक्त के लिए ये पत्र दिया था मुझे आपको देने के लिए। मैसेडोरिया के बाहर पहाड़ों के पीछे जंगल में आपको मैसेडोरिया का पुराना योद्धा मिलेगा, जो आपकी रक्षा करेगा और आपको युद्ध का अभ्यास भी कराएगा। राजकुमार, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलिए, आइए, जाइए। लेकिन मेरे माँ और बाबा? अभी उस बात की चिंता आप मत कीजिए। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओहान साम्राज्य की उम्मीद सिर्फ आप हैं। हाँ। लेकिन मेरी माँ? महारानी नहीं रही। जाइए।
ना चाहते हुए भी बच्चे ध्रुव को अपना शहर मेसोडोरिया छोड़ना पड़ा। भैरव, अब मैं जल्दी तेरा काल बनकर लौटूंगा। हान साम्राज्य के लोगों, कान खोल के सुन लो। अब मैं ही तुम्हारा राजा हूं और मैं ही तुम्हारा भगवान। भैरवा से सिर्फ एक ही इंसान तुम सबको बचा सकता है और वो है खुद भैरवा। महारानी का कटा हुआ सिर बीच बाजार में एक जीते हुए इनाम की तरह लटका दिया गया। लोग परेशान थे कि आखिर कौन उन्हें भैरव के आतंक से बचाएगा। उधर ध्रुव जंगल में दिन रात अभ्यास करके खुद को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा था। कुछ साल बाद ध्रुव अब एकलव्य बनने के बहुत करीब था। अब वक्त आ गया है, मैं अपने शहर मेसोडोरिया और अपने लोगों के बीच जाऊं और उस भैरव को उसके किए की सजा दूं और अपने लोगों को उसके आतंक से आजाद करूं। तब उसी रात सही मौका देख ध्रुव खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हो गया। जश्न के नशे में धुत सिपाहियों को मारता हुआ ध्रुव भैरव के कमरे तक जा पहुंचा। बिस्तर पर सो रहे भैरव को ध्रुव ने तलवार से चीर दिया। अगले ही पल ध्रुव के हाथ पर एक तलवार से वार हुआ। आ गए ध्रुव, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। ये तलवार कब से तुम्हारे खून की प्यासी थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? छल करने में तुझसे आगे कोई नहीं है भैरव, और ये तो पता चल ही जाएगा कि खून की प्यास किसकी बुझेगी। ध्रुव, अगर तुमने मुझे मारा तो अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखो। 4 साल पहले तूने जो मेरी माँ के साथ किया था सबको याद है। आज मैं भी तेरा वही हाल करूंगा। भैरव ने मरते मरते एक जादुई पक्षी को उड़ने का इशारा किया। वो पक्षी अपने साथ एक चिट्ठी लेके वहां से उड़ गया। साथ ही भैरव ने अपनी तलवार से ध्रुव पर वार कर दिया।
जिससे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ, पर तलवार पे लगा हुआ जहर ध्रुव के शरीर में चला गया और ध्रुव की शक्तियों का स्तर नीचे आ गया। पल भर में ध्रुव भी खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा। मैंने भैरव से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इस धोखेबाज ने मरने से पहले मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीन ली। मां, क्या मेरी मां जिंदा है? मुझे जल्द से उस पक्षी का पीछा करना पड़ेगा। ध्रुव भागते हुए कैद खाने की ओर बढ़ा, जहां से उसने भैरव के पक्षी को वापस आते हुए देखा था। वाह! 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 अंदर जाते ही उसके सामने जो मंजर था, उससे ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव ने अपनी मां को आखिरी सांस लेते देखा। वाह! अपनी मां को गोद में लेके ध्रुव जोर से चिल्लाया, पर वो बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ चुकी थी। रोते हुए ध्रुव की नजर पास में रखी एक चिट्ठी पर पड़ी, जो भैरव ने ही भेजी थी। ध्रुव आ रहा है, उसकी मां को खत्म कर दो। अगर मैं जिंदा ना भी रहा तो याद रखना कि मैं आपकी सेवा में आखिरी दम तक लड़ा, आपका भैरव। ध्रुव अभी उस चिट्ठी को पढ़ ही रहा था कि अचानक ध्रुव ने देखा कि उसकी मां की अंगूठी रंग बदल रही है। ध्रुव ने अपनी मां की इस आखिरी निशानी को निकाल कर पहन लिया। तभी आकाश में जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई, जो सीधा ध्रुव की अंगूठी में जा समाई, जिसके बाद ध्रुव वहां बेहोश हो गया। और इस घटना के बाद ध्रुव अपने साथ हुई सारी घटनाएं भूल गया। क्या आज ध्रुव इस खतरे से अनजान है कि उसके राज दरबार में भैरव से भी शक्तिशाली इंसान है, और उसकी चिट्ठी मिलते ही उसने ध्रुव की मां को मार डाला? कौन है वो इंसान? क्या वो सनी, लारा, सानवी या फिर विदुर में से ही कोई एक है? जहर के असर के बाद कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा? आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव? आखिर ध्रुव की मां ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था? 1 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच होने वाले मुकाबले का क्या होगा अंजाम? ध्रुव को जब सारी अरेंद्र की बताई बातें वापस याद आई तो उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से से भर चुका था, लेकिन उसने अपने मन की चिंताओं को अरेंद्र के सामने प्रकट नहीं किया और वहां से चला गया। वो कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता था, लेकिन उसे रास्ते में ईरा मिल गई। ईरा ने उससे कल हुई बात को पूरा करने के लिए रोक लिया। ध्रुव ने जब ईरा से कल कहा था कि मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है, तो वो बात ईरा के मन में घर कर गई थी। ईरा को लगा कि शायद ध्रुव उसके अतीत के बारे में जानना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम सच में मेरे सारे राज जानना चाहते हो तो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। यह सुनकर ध्रुव ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, कुछ राज को राज ही रहने देते हैं। तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ तकनीकें सिखा दूं? यह सुनकर ध्रुव ने ईरा से कहा, वो तो मैं वैसे भी सीखने वाला हूं। कुछ समय में मैं शौर्य दल की तकनीकों में भी महारत हासिल कर लूंगा। ध्रुव को लगा था कि ईरा शौर्य दल की तकनीक सिखाने की बात कर रही थी, लेकिन ईरा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, शौर्य दल की सबसे बड़ी तकनीक इस वक्त क्लास 2 की मिडिल लेवल तकनीक है, और तो और तुम वो सीखने के लिए अभी तैयार भी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक सिखा सकती हूँ। कैसा रहेगा? क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, अगर इस तकनीक की बोली लगाई जाए तो उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। और ईरा ध्रुव को यह तकनीक मुफ्त में सिखाने की बात कर रही थी। ध्रुव ने सोचा, अगर वो विदुर से नहीं मिला होता तो शायद उसके और ईरा के बीच जमीन आसमान का फर्क होता। लेकिन अब क्योंकि ध्रुव कुछ तकनीकें सीख चुका था, इसलिए वो आगे बढ़कर और तकनीकें सीखने को तैयार था। लेकिन एक बात ध्रुव की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ईरा को ये सारी तकनीकें कहां से पता चली। तभी ध्रुव ने अपनी अंगूठी को घुमाते हुए ईरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि जिस मदद की उसे जरूरत थी वो उसकी अंगूठी के अंदर आराम कर रही थी। इसलिए ध्रुव ने ईरा को जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया ईरा,
लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद के बल पर सबसे ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। इरा ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव को अकेले छोड़ने का फैसला किया। ब्रेक लेने के बाद ध्रुव के दिन आराम और खुशहाली से गुजर रहे थे, लेकिन ध्रुव, जिसे कड़ी ट्रेनिंग की अब आदत हो गई थी, उसे आराम करना रास नहीं आ रहा था। वो इस ब्रेक से बोर होने लगा था। हर दिन वो इरा के साथ मैसेडोरिया घूमता, लेकिन चुपके से पहाड़ों पर जाकर अपनी तकनीकों की प्रैक्टिस भी करता। और जब लोग ध्रुव को घूमते हुए देखते तो आपस में उसकी बात करना शुरू कर देते। इस वक्त ध्रुव की बातें पूरे मैसेडोरिया शहर में हो रही थी। कुछ लोग तो उसे झुककर सलाम भी करते थे। ध्रुव उन्हें देखकर मुस्कुराता और ये सोचता कि वक्त और लोग कितने जल्दी बदल जाते हैं। पहले जो लोग सिर उठाकर उसकी बेइज्जती किया करते थे, आज वो ही लोग अपना सिर झुकाकर ध्रुव को सलाम कर रहे थे। एक दिन ध्रुव ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों में गया। वहां जंगलों के बीच वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग मार रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें बढ़ती घटती जा रही थी। ध्रुव ने अपने कपड़ों पर लगी पत्तियों को हाथ से झाड़ते हुए जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। तभी ध्रुव को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। उसने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा था, उसे देखकर पहले तो वो चौंक गया, लेकिन फिर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। सूरज की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक लड़की उससे थोड़ी दूरी पर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनी की बहन सानवी थी। क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ, मुझे मारने के लिए, है ना? तुमने मेरे भाई को इतना बेरहमी से मारा कि अब वो बेचारा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसकी मार का बदला ना लूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सानवी इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। ये देखकर ध्रुव ने भी नाराजगी से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो गई और उसने तुरंत अपने दाहिने पैर से ध्रुव के सीने पर हमला किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुम सिर्फ एक शून्य रैंक के लड़के हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। इतना कहने के बाद उसने फिर से ध्रुव पर धावा बोल दिया। ध्रुव ने आज से पहले ऐसा किसी को नहीं देखा था जो इतनी फुर्ती से हमला करता था। ध्रुव हमला करने के बारे में सोचता उससे पहले ही सानवी का दूसरा वार हो जाता। ध्रुव सिर्फ उसकी मार से बचता रहा। वो इतनी तेज लाते चला रही थी कि जमीन पर गिरी पत्तियां और धूल भी हवा में उड़ने लगे थे। ध्रुव अपने हाथों से उसके हमलों को रोक तो रहा था, लेकिन सानवी के हर हमले के साथ ध्रुव के हाथ कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे ही उसने ध्रुव की तरफ छलांग लगाई। ध्रुव ने अपने हाथों को सामने लाते हुए कहा, वैक्यूम हैंड। उसके ये कहते ही उसके हाथ पर शक्ति मंडराने लगी और सानवी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। ध्रुव की शक्तियों को अचानक महसूस कर सानवी दंग रह गई थी। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई शून्य रैंक का लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वो जमीन पर गिरी हुई उठने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे सूरज की तेज रोशनी में उसकी ओर तेजी से आता हुआ ध्रुव देखा, जिसने गुस्से के साथ सानवी से कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ध्रुव की अचानक बढ़ी हुई शक्ति देखकर सानवी थोड़ा परेशान हो गई। उसने घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जो हांफते हुए इस वक्त उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मार के घाव थे और वो सानवी की कलाइयों को कसकर पकड़े हुए था। ध्रुव ने देखा कि सानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव की पकड़ बहुत तेज थी। आखिरकार सानवी ने हार मानते हुए कहा, छोड़ो मुझे। जाने दूं? लेकिन क्यों? क्या तुमने मुझ पर हमला करने के पहले ये नहीं सोचा था? अब तो तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ सानवी। तुम मुझे नहीं मार सकते, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी बहन हूं। इस पर ध्रुव ने आंखें बड़ी करते हुए सानवी से सवाल किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? चाहो तो आजमा कर देख लो। लेकिन ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि सानवी थी तो उसकी बहन ही, चाहे दूर की ही हो। इसलिए वो सानवी को मारने नहीं वाला था, बल्कि सिर्फ डरा रहा था। फिर चेहरे पर बनावटी गुस्से के साथ ध्रुव ने सानवी को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो सानवी की जोर से चीख निकली। अब जो ध्रुव ने सानवी को डरा ही दिया था, इसलिए वो वहां से तुरंत फरार हो गया। लेकिन सानवी अभी भी सदमे में थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोलने की कोशिश तक नहीं की। फिर जैसे ही उसे समझ आया कि ध्रुव ने उसका गला छोड़ दिया था, तो सानवी ने थोड़ी हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था।
ध्रुव को आसपास ना पाकर सानवी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, ध्रुव, तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। सानवी का गुस्सा अकेडमी में सब जानते हैं, लेकिन अब ये जानने की बारी तुम्हारी है। इतना कहकर सानवी खड़ी हुई और अपने कपड़ों पर जमी धूल को झाड़ने के बाद उसने जोर से जमीन पर अपना पैर मारा और वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पहाड़ों में ही छुपा बैठा था। उसने जैसे ही देखा कि सानवी वहां से जा रही थी तो ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। इस वक्त उसके माथे पर पसीना था, जिसे उसने अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, कितना अच्छा लगता है जब आपके पास इतनी ताकत होती है। ध्रुव बचपन से ही सानवी और सनी से नफरत करता था। ना जाने उन्हें देखकर क्यों ध्रुव का खून खौलने लगता था। तभी अचानक मुस्कुराते हुए उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और महल वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। ध्रुव जैसे ही जंगल से बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक एक पेड़ के पास इरा दिखी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए इरा से सवाल किया, इरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा कि ध्रुव उसके पीछे खड़ा था। ध्रुव को देखते हुए इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, ध्रुव, मैंने अभी अभी सानवी को यहाँ से जाते हुए देखा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। कहीं उसके गुस्से की वजह तुम तो नहीं? ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, वो तो हमेशा ही मेरी वजह से नाराज रहती है, लेकिन पता नहीं आज क्यों नाराज होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो सनी को लेकर परेशान हो रही हो। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर इरा समझ गई कि उसका शक बिल्कुल सही था। उसने ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने देखा है कि तुम अक्सर सानवी को देखकर बौखला जाते हो। कहीं तुमने उसे जान से मारने की कोशिश तो नहीं की? इरा ने यह सवाल मजाक में किया था। यकीनन उसे पता नहीं था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने अपने कंधे झटकाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो उसने शुरुआत की थी। ध्रुव का जवाब सुनते ही इरा को हंसी आ गई। सच तो ये था कि इरा भी सानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी मुस्कुराते हुए उसे अचानक कुछ याद आया और इरा ने ध्रुव से कहा, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल शक्ति भवन में हमें अपनी मूल शक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा और जाहिर सी बात है तुम भी चलोगे, है ना? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और इरा के साथ वहां से चला गया। अगले दिन ध्रुव और इरा अपनी अपनी मूल शक्ति का पता लगाने के लिए शक्ति भवन पहुंचे और वहां का नजारा देखकर ध्रुव एक बार फिर दंग रह गया। सच तो ये था कि ध्रुव ने पहले भी वो हॉल देखा था, लेकिन हर बार उसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह जाता। हॉल के सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा था शक्ति भवन, और उस जगह को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो जगह बहुत पुरानी थी। ये जगह पूरे शौर्य दल के लिए सबसे जरूरी जगह मानी जाती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि शौर्य दल की सारी विशेष तकनीकों और शक्तियों के राज जो उन्हें विरासत में मिली है, यहीं पर सुरक्षित रखी जाती थी, और यहीं आपको अपनी मूल शक्ति के बारे में पता चलता था। और क्योंकि ये जगह शौर्य दल के लिए इतनी जरूरी थी, इसलिए इस जगह के चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए थे। अगर ये कोई और दिन होता तो शौर्य दल के मेंबर्स यहाँ भटक भी नहीं सकते थे, लेकिन हर साल ये जगह यूथ सेरेमनी के बाद आम लोगों के लिए खोल दी जाती थी, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। इस दौरान शौर्य दल के मेंबर यहाँ आकर युद्ध की तकनीकें सीखा करते थे। वहीं ध्रुव अपनी नजरें घुमाते हुए भवन के चारों ओर देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां खड़े पहरेदार भवन में आए मेहमानों के एक एक कदम का हिसाब रख रहे थे। कुछ जगहों पर तो ध्रुव को मंडराती हुई शक्तियां भी दिखाई दी, जिससे ध्रुव समझ गया था कि ये जगह शौर्य दल की शक्तियों के लिए कितनी जरूरी थी। तभी पीछे मुड़कर ध्रुव ने इरा को देखा। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो लोग चुपचाप मेन हॉल में आकर खड़े हो गए और बाकी मेंबर्स के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पूरा हॉल शौर्य दल के मेंबर्स से खचाखच भर गया तो अरेंद्र ने आकर सबके सामने एक ऐलान किया, मैं पहले भी बहुत बार शक्ति भवन के नियम बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जो यहाँ नए हैं उन्हें बता दूं कि शक्ति भवन में कदम रखते ही आपके पास 2 घंटे हैं। हर एक मेंबर सिर्फ एक ही खास तकनीक को अपना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई लालची हो गया तो उसे वो एक खास तकनीक भी हासिल नहीं होगी। ये जगह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों है, इसलिए इसका खास ध्यान रखिएगा। ये कहकर अरेंद्र ने सामने मौजूद सभी लोगों को देखा
अपने लीडर की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी लोगों ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे। शौर्य दल का हर मेंबर ये चाहता कि वो सबसे बेहतर तकनीक को अपनाए, लेकिन उस खास तकनीक का पता लगाना इतना आसान नहीं था। सबकी आंखों में उसे पाने की उम्मीद देखते हुए अरेंद्र ने आगे कहा, अब जो नियमों की बात हो गई है तो हम तकनीकों को ढूंढना शुरू करते हैं। विजयी भवा। ये कहकर अरेंद्र एक कदम पीछे हुए और उन्होंने एक ऊंचे पत्थर की ओर देखा जो एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस पत्थर के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा भी था जिसके सामने 2 पहरेदार खड़े हुए थे। फिर अरेंद्र ने जैसे ही वो काला कपड़ा अपनी ओर खींचा तो सबको दिखा कि पत्थर पर एक क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। उस क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा करते हुए अरेंद्र ने कहा, इस क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता कर आप सभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, सब लोग अपनी मूल शक्ति वाले रास्ते पर ही चलिएगा और गलती से भी किसी दूसरे की मूल शक्ति वाले रास्ते पर मत चल दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। इसी के साथ मैं आगाज करता हूं आज के इस अवसर का। जब भीड़ अंदर जाने लगी थी तो ध्रुव ने इरा की तरफ देखते हुए कहा, चलो देखते हैं हमारे हाथ कौन सी खास तकनीक लगती है। ये सुनकर इरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव के साथ चलने लगी। आखिरकार जब भीड़ छंटी और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने की बारी ध्रुव की आई तो उसने अरेंद्र की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ उस बॉल पर अपना हाथ रखा। ध्रुव के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल बॉल बहुत ज्यादा चमकने लगी। उसके अंदर लाल रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वो इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। ये इशारा था कि ध्रुव की मूल शक्ति अग्नि थी। अग्निपथ, तीसरा रास्ता, रूम 43। अरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव जाने को तैयार था, लेकिन उसने इरा की बारी का इंतजार किया जो उसके पीछे ही खड़ी थी। क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ी इरा उस पर हाथ रखने से पहले हिचकिचा रही थी। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए अपनी सबसे छोटी उंगली उस बॉल पर रखी, जिससे वो बॉल आग की तरह चमकने लगी। जब वो क्रिस्टल बॉल ठंडी हुई तो अरेंद्र और बाकी लोगों ने देखा कि उस बॉल पर अब दरारें दिखने लगी थी। ये देखकर अरेंद्र और इरा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। अरेंद्र इरा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हों। फिर उन्होंने इरा से कहा, जल्दी करो, अंदर जाओ। वहीं ध्रुव भी उस क्रिस्टल बॉल को देखकर चौंक गया था। तभी कांच टूटने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि क्रिस्टल बॉल, जिसमें कुछ पल पहले दरारें आ गई थीं, अब पूरी तरह से टूट चुका था। इस पर आह भरते हुए अरेंद्र ने खुद से कहा कि लड़की अद्भुत है। क्या होगा अगर मैं ध्रुव के साथ इरा की शादी करवा दूं? ये कहते ही अरेंद्र को खुद की बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। इरा ने उनकी बात सुन ली थी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए वापस ध्रुव के पीछे चलने लगी। सबसे पहले तो ध्रुव ने सारे रास्तों की तरफ एक नजर घुमाई और फिर अग्निपथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ते हुए देखा कि इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। ये देखकर उसने इरा से पूछा, इरा, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? अब जल्दी करो, हमें जल्द शक्तियां ढूंढनी होंगी। इरा ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव के सवाल से उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था। उसने जल्दी से चलना शुरू किया ताकि ध्रुव की नजर उसके चेहरे पर ना जाए, लेकिन ध्रुव उसे अच्छे से देख चुका था और इसलिए उसे समझ नहीं आया कि आखिर इरा इतनी लाल क्यों दिख रही थी। इस बात को भुलाते हुए उसने सामने दिख रहे अग्निपथ की ओर इशारा किया और इरा से कहा, चलो अंदर चलते हैं। इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। उसकी शक्ल देखते हुए ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़ने लगा। इस वक्त ध्रुव के सामने अग्निपथ था जो 5 रास्तों में बटा हुआ था। अग्निपथ, तीसरा रास्ता। तो कुछ दूर चलकर उन्हें दिखा कि रास्ते के दोनों तरफ दरवाजे ही दरवाजे बने हुए थे। ये दरवाजे गहरे लाल रंग के थे और सारे दरवाजे खुले हुए थे। उन दरवाजों में एक और समानता थी कि दोनों पर लाल रंग के पर्दे भी चढ़े हुए थे। वो पर्दे शौर्य दल की युवा पीढ़ी के लिए एक आखिरी टेस्ट थे। अगर कोई सच में तकनीक को हासिल करना चाहता था तो उसे इस टेस्ट से गुजरकर सही दरवाजा चुनना होता था। ध्रुव ने उस दरवाजे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है वो दरवाजा। उस रास्ते पर करीब 10 और लोग भी मौजूद थे और सभी ये देखकर हैरान हो गए थे।
कि ध्रुव सीधे 43 नंबर के दरवाजे के सामने आकर रुका। ध्रुव दरवाजे से कुछ कदम पीछे हटा और फिर अपने दोनों पैर थोड़े फैलाकर खड़ा हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों को मुट्ठी में बदल दिया। तभी उसके शरीर के आसपास शक्ति मंडराने लगी। तभी ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली और हवा में गोल घूमने के बाद उसने उस पर्दे को देखकर उस पर जोर से अपना हाथ मारा और कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट! ध्रुव का हाथ पड़ते ही उस मोटे पर्दे पर दरारें पड़ने लगीं, जिसे सब देख रहे थे। और जैसे ही वो दरारें पूरे पर्दे तक फैल गईं, वो पर्दा कांच की तरह टूट कर बिखर गया। चलो ईरा, अंदर चलकर वो खास तकनीक देखते हैं। इसके बाद जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर हुए, उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में ज्यादा अंधेरा नहीं था और वहीं एक पत्थर पर एक गहरे लाल रंग का कागज रखा हुआ था। उस कागज को कांच के एक बॉक्स में सुरक्षित रखा गया था। ध्रुव ने आगे आते हुए चमकती आंखों के साथ उस बॉक्स को उठाकर अलग किया और फिर कागज उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। क्लास 1 हाई लेवल तकनीक, फ्यूरियस फ्लेम। मैंने तो सोचा था कोई ताकतवर तकनीक मेरे हाथ आएगी, लेकिन तभी इरा ने अपना हाथ आगे लाते हुए ध्रुव के हाथ से वो लाल कागज छीन लिया। इरा की इस हरकत पर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, इरा, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहली खास तकनीक शक्तिशाली होनी चाहिए। और सच तो यह है कि क्लास 1 की हाई लेवल तकनीक थोड़ी कमजोर तकनीक है। और उसके हाथ में अचानक एक और लाल कागज आ गया। इरा ने जादू से लाए गए लाल कागज को देखा और ध्रुव से कहा, इसमें है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, फ्लेम मैनिपुलेशन। मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो इरा, और मैं तुम्हारे इस ऑफर के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्लास 1 की तकनीक से काम चला लूंगा। और रही बात ताकतवर तकनीक की, तो वो मैं खुद के बल पर हासिल करके रहूंगा। उसके बाद ध्रुव और इरा उस कमरे से बाहर आ गए थे। वो लोग दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि ध्रुव को अचानक लाल ड्रेस में एक लड़की दिखाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद काव्या थी। काव्या थोड़ी परेशानी में दिख रही थी क्योंकि वो पर्दा तोड़ने में नाकाम रही। काव्या किसी और की मदद भी नहीं ले पाई क्योंकि वो पर्दा इस तरह से बनाया गया था कि अगर 2 लोग भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। काव्या के चेहरे पर परेशानी थी। वो खाली हाथ घर लौटना नहीं चाह रही थी। उसे जैसे ही लगा कि पिता के इतनी मदद करने के बाद भी वो तकनीक हासिल नहीं कर पा रही थी, तब उसके आंसू बहने लगे। बहते आंसुओं के साथ उसने अपने आसपास नजर घुमाई कि तभी उसे ध्रुव दिखा, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। ध्रुव को देखकर काव्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे ध्रुव में अपनी आखिरी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वो तुरंत उठकर ध्रुव के पास जाने लगी। वहीं काव्या के पास मौजूद बाकी लड़कों ने देखा कि इतनी देर से परेशान दिख रही काव्या आखिर क्या देखकर अचानक मुस्कुराने लगी। फिर जैसे ही लोगों ने अपनी नजरें घुमाई, वो समझ गए थे कि काव्या की मुस्कुराहट ध्रुव के लिए थी, जिससे एक बार फिर वो लोग ध्रुव को देखकर गुस्से से लाल हो गए। काव्या को अपनी तरफ आते देख ध्रुव वहां से पलटकर जाने लगा। उसे काव्या की कोई परवाह नहीं थी। अगर ये पहले वाला ध्रुव होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब ध्रुव समझदार हो चुका था। वो समझने लगा था कि कौन उसका अपना था और कौन पराया। ध्रुव को जाते हुए देख काव्या चलते चलते हैरानी में रुक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने ध्रुव से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब जो ध्रुव वहां से चला गया था, काव्या ने गुस्से से पलटकर वापस दरवाजे के पास जाना सही समझा। वो ध्रुव से गुस्सा नहीं थी बल्कि खुद से थी, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले 3 सालों से जब ध्रुव को भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो वो भी ऐसे ही मुंह फेर कर चली जाया करती थी। और अब उस गलती का खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ रहा था। उसने खुद पर नाराज होते हुए कहा कि मेरे कर्मों का ही फल है, मैं कितनी मतलबी हूं, छी। उदासी में ये कहते हुए उसने जमीन पर एक लात मारी और टूटे भरोसे के साथ वो जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज वहां मौजूद बहुत लोग सुन पा रहे थे। काव्या जमीन से उठने ही वाली थी कि उसे कुछ महसूस हुआ, और फिर जैसे ही उसने अपना सर उठाकर देखा तो वो नजारा देखकर चौंक गई। उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। वैसे तो ध्रुव वहां से जाने वाला था, लेकिन काव्या की रोती हुई शक्ल देखकर उसे उस पर तरस आ गया। मुझे रास्ता दो, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते ही काव्या ने ध्रुव के लिए जगह बनाई ताकि वो पर्दे को तोड़ने में काव्या की मदद कर सके। तभी खुद को पर्दे के सामने ले जाते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली।
जिसके बाद ध्रुव ने आंखें खोलकर अचानक अपना हाथ पर्दे की तरफ बढ़ाया और उस पर जोर से वार किया। ध्रुव का हाथ पड़ते ही वो मोटा पर्दा भी कड़कड़ाते हुए टूट गया। फिर काव्या से बिना कुछ कहे वो पलटकर इरा के पास चला गया, जो इस वक्त थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। दूसरी ओर बड़े दरवाजे के पास अब एक टेबल रख दी गई थी, जहां कलम और एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठकर सारी खास तकनीकों का हिसाब बना रहा था। दरवाजे के उस पार से जो भी अपने साथ कोई तकनीक लाता, सीधे उस आदमी के पास जाकर साइन कर रहा था। यह हिसाब हर साल रखा जाता था, ताकि दल की शक्तियों के बारे में दल के लीडर को बताया जा सके। चौरे दल की एक खासियत थी, इस दल के तकनीकी कागज एक खास तरह के कागज से बने थे। इस कागज पर इस तरह का जादू किया गया था कि अगर कोई बाहर का आदमी इन्हें जोर जबरदस्ती से चुराने की कोशिश करता है तो वो कागज अचानक कोरे हो जाएंगे। इसका मतलब तकनीक का राज ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो और जादू का तोड़ भी जानता हो तो ये जादू किसी काम नहीं आएगा। लोगों की लाइन लगभग खत्म ही होने वाली थी और अब साइन करने की बारी ध्रुव की थी। उसने आगे आकर अपनी जेब से गहरे लाल रंग का कागज निकाला और उस बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया। तुम्हें नियम तो पता है ना? पहला नियम है कि ये कागज गलती से भी किसी और दल के हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरा नियम है कि तुम्हें ये कागज 1 साल बाद लौटाना होगा, चाहे तुम तकनीक सीख पाओ या ना सीख पाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, ये कागज और इस पे लिखी तकनीक हमारे दल की धरोहर है, इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? उस बूढ़े आदमी से नियम सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, ध्रुव को ताजी हवा महसूस हुई और उसने रुककर एक गहरी सांस ली, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। तभी ध्रुव को गहरी सांस लेते हुए देख एक भारी आवाज ने उससे पूछा, क्या हो गया ध्रुव? ध्रुव ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि अरेंद्र उसके पास ही खड़े थे। मुझे वो खास तकनीक मिल गई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ध्रुव, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस तकनीक को हासिल कर पाए। अब जो तुम्हारे पास चौरे दल की खास तकनीक है, तो तुम भी इस दल के रखवाले बनने के लिए तैयार हो। लेकिन इसके पहले तुम्हें एकलव्य रैंक हासिल करना होगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द ही हासिल कर लोगे। उस कागज को रखते ही ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, ना जाने इस तकनीक में ऐसी क्या खास बात है। आखिर है तो ये एक क्लास 1 की तकनीक ही। क्या होता अगर मैं इरा से वो क्लास 2 की तकनीक ले लेता? तभी उसकी अंगूठी के अंदर से विदुर ने कहा, फिक्र मत करो ध्रुव, कुछ क्लास 1 की खास तकनीकें ऐसी भी होती हैं जो क्लास 3 की तकनीकों से भी ताकतवर होती हैं, और इसीलिए वो खास होती हैं। तो क्या मुझे जो क्लास 1 की तकनीक मिली है वो क्लास 3 से ज्यादा ताकतवर है? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद? ये सुनकर ध्रुव का सारा उत्साह खत्म हो गया। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरे पास इरा से भी खतरनाक तकनीकें हैं, और वैसे भी ये तकनीकें किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारा रैंक बहुत कम हो। इसलिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखो और तकनीकों की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें नई तकनीकें सिखा दूंगा। देखना, आगे जाकर तुम इरा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। आखिर उसका परिवार। ये कहते ही विदुर ने अपनी जुबान पर लगाम लगाया ताकि इरा का राज गलती से खुल ना जाए। लेकिन ध्रुव ये सुनकर थोड़ा निराश हो गया था। खास तकनीक के पता लगाने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ज्यादा खाली दिखने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 0 रैंक के 7 सितारों से कम वाले अब ट्रेनिंग छोड़कर दल के बाकी काम संभालने लगे थे। वहीं बाकी बचे लोग पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि उसका रैंक जल्द से जल्द बढ़ता जाए। ध्रुव और इरा थे जो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी इरा का हाथ ध्रुव के जबड़े पर लगा, जिसके झटके से वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए इरा पर हमला किया, जिससे जमीन पर जमी हुई धूल हवा में उड़ने लगी। ध्रुव को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देख इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और जैसे ही उसने ध्रुव का हाथ अपनी ओर आते हुए देखा, उसने बचाव में अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। तभी इरा ने देखा कि यह सिर्फ ध्रुव की एक चाल थी। ध्रुव ने इरा को धूल उड़ाकर कंफ्यूज कर दिया था, और असलियत में वो तेजी से आकर इरा से कुछ आधे फुट की दूरी पर रुक गया था, जिसे इरा ने हमला समझकर अपना हाथ तो उठाया, लेकिन वो ध्रुव को
छू भी नहीं पाई। इस चाल को देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि ध्रुव अपनी तेजी के साथ अब खेलने लगा था। लेकिन जैसे इरा को लगा कि लड़ाई खत्म थी, ध्रुव ने अपना हाथ उठाते हुए इरा की तरफ छलांग मारते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट। जैसे ही ध्रुव ने इरा पर ऑक्टेन ब्लास्ट से हमला किया, एक तेज हवा का झोंका इरा की ओर आने लगा, जिससे बचने के लिए इरा ने अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए शक्ति का एक गोला बना दिया। उस गोले से वो हवा का झोंका आकर टकराया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके ने जमीन पर पड़े पत्तों को धूल के साथ हवा में उड़ा दिया था। ध्रुव और इरा दोनों झटका खाकर पीछे हो गए। धमाके के बाद ध्रुव का शरीर हवा में कुछ 5 मीटर तक उछला था, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला था, उसने वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को गिरने से बचा लिया। उसके बाद ध्रुव एक बार फिर खड़ा होकर इरा से लड़ने को तैयार था। इरा, तुमने ऑक्टेन ब्लास्ट कब सीख लिया? ध्रुव की हैरानी देखते हुए इरा ने जवाब में कहा, यह ऑक्टेन ब्लास्ट नहीं, बल्कि क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक स्वॉलो रिटर्न थी। अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो हम अपने सामने वाले का हमला कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे सीख रही हूँ, इसलिए ऑक्टेन ब्लास्ट को सिर्फ 10% ही कॉपी कर पाई। इतने में ध्रुव को अचानक अपने हाथ में तेज दर्द हुआ। तभी उसे समझ आया कि इरा से लड़ाई के कारण वो बहुत थक चुका था। फिर ध्रुव ने हाथ में शर्ट पकड़े हुए एक चट्टान पर लेटकर थोड़ा आराम करना सही समझा। फिर उसने इरा की तरफ देखते हुए कहा, 2 महीने गुजर गए और मैं अब तक 8 सितारों पर ही अटका हुआ हूँ। इस बात से इरा समझ गई थी कि ध्रुव थोड़ा परेशान दिख रहा था। 8 सितारों से 9 सितारों का सफर कुछ ज्यादा लंबा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। जब सही वक्त आएगा तो तुम। ध्रुव भी अपनी आंखें बंद कर ही रहा था कि अचानक उसे नींद लग गई। इरा को इसका अंदाजा हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव। लेकिन ध्रुव तो इस वक्त सो चुका था। यह देखकर इरा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर हंसना रोककर इरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी कलाई को घुमाना शुरू किया। तभी अचानक उसके हाथ पर एक सुनहरी सी चमकती हुई धूल दिखाई देने लगी। उसने उस धूल को अपनी उंगलियों में दबाया और फिर ध्रुव के सिर से पैर तक उसे छिड़कने लगी। उसके छिड़कते ही वो धूल जैसे ध्रुव के शरीर में समाने लगी थी। लेकिन इस वक्त इरा पसीने से तरबतर हो गई थी। इरा बिना हार माने ध्रुव पर लगातार शक्ति छिड़क रही थी और अब कमजोरी से उसके दांत तक कड़कड़ाने लगे। तो रुककर उसने सोते हुए ध्रुव को देखकर धीमी आवाज में कहा, बधाई हो ध्रुव, आखिर तुम 9 सितारों तक पहुंच ही गए और मैं जानती हूं कि सिर्फ कुछ महीनों में तुम एकलव्य रैंक भी हासिल कर लोगे। उसके बाद इरा मुस्कुराते हुए ध्रुव के बगल में लेट गई और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर बाद जब सूरज लगभग डूबने ही वाला था, तब ध्रुव की गहरी नींद खुली। उसने देखा कि इरा उसके बगल में ही लेटी हुई थी। जैसे ही ध्रुव उस चट्टान से उठने लगा, अचानक इरा की नींद खुली और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से पूछा, तो आखिर शिरोमणि ने आंखें खोल ही ली। ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और उस चट्टान से उठकर अपने अकड़े हुए शरीर की हड्डियां चटकाने लगा। हड्डी चटकाते वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर हैरानी से इरा की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 9 सितारों तक पहुंच गया हूं। फिर अचानक ध्रुव ने हवा में कुछ मुक्के चलाए और उस बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया। उस ताकत के एहसास से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे 9वें सितारे की खुशी में मैं तुम्हें एक छोटी सी पार्टी देता हूं, लेकिन उसके लिए हमें वापस मैसेडोरिया जाना होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। उसकी बात सुनकर इरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी चाहिए मुझे। एक तो तुमने मुझे इतना इंतजार कराया, उसका क्या? इस पर ध्रुव ने चालाकी से जवाब दिया, उसकी पार्टी मैं अगली बार दे दूंगा, अभी पैसों की थोड़ी कमी है। इस बात से दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। पार्टी के बाद वो लोग घर आ गए थे। ध्रुव आखिरकार अपने कमरे में आकर उछलते हुए बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर सितारों के बढ़ने की खुशी साफ झलक रही थी। धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, आखिरकार मैं जल्द ही एक बार फिर से एकलव्य बन जाऊंगा। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि उसे एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, इसमें इरा का एक बहुत बड़ा हाथ होगा, आज वो ही तुम्हें 9 सितारों तक लाई है। ये सुनकर ध्रुव की खुशी हैरानी में बदल गई। उसने अपनी अंगूठी को देखते हुए उस बूढ़े आदमी यानी विदुर से सवाल किया, मैं कुछ समझा नहीं, इरा मुझे 9 सितारों तक लाई है से आपका क्या मतलब है?
तभी उसकी अंगूठी में से एक आत्मा जैसा आदमी बाहर आकर ध्रुव के कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, मेरा मतलब सिर्फ वही नहीं लाई है, तुमने भी बहुत मेहनत की है ये मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन विदुर की बात आगे जानने के लिए ध्रुव ने उससे कहा, लेकिन क्या आचार्य, कहना क्या चाहते हैं आप? इस पर विदुर ने साफ जवाब देते हुए ध्रुव को बताया, लेकिन अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम्हें 9 सितारे हासिल करने में शायद 1 हफ्ता और लग जाता। उसकी ये बात पूरे कमरे में गूंजने लगी। ध्रुव ये सुनकर तुरंत बिस्तर से उठा और आचार्य विदुर की तरफ देखते हुए उसने कहा, इसका मतलब ईरा ने मुझे जादू से? ध्रुव को हैरान होते देख विदुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गए थे कि ध्रुव आखिर उनकी बात समझ गया था, लेकिन इस बात का दुख मनाने की जगह ध्रुव ने विदुर को देखते हुए कहा, अगर मैं मान भी लूं कि इस 1 सितारे के पीछे ईरा का हाथ है तो भी क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल मैं 9 सितारों तक ही पहुंचा हूं। मुझे एकलव्य रैंक हासिल करने में कम से कम 5 से 6 महीने का तो वक्त लगेगा। आचार्य, मैं पहले ही 1 साल गंवा चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं 3 सालों में लारा जितना ताकतवर बन पाऊंगा। ये सुनकर विदुर ने देखा कि ध्रुव हताश हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी देखते हुए ध्रुव ने ही आगे कहा, लारा की ट्रेनिंग अंबर दल की लीडर के साथ होती है, और क्योंकि वो अंबर दल में है इसका मतलब लारा सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। अंबर दल के पास तो शांडल जैसा अव्वल दर्जे का हकीम भी है। अगर गलती से भी शांडल ने लारा की मदद कर दी तो हो गया सत्यानाश। इस पर विदुर ध्रुव को देखकर ये सोच रहे थे कि वो कठिनाइयों से कितना जल्दी परेशान हो जाया करता था। वो खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि इतनी गंभीर बात पर कोई कैसे हंस सकता है। तभी उसने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर विदुर ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, जिस अव्वल दर्जे के हकीम की तुम बात कर रहे हो मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वो शांडल सिर्फ एक 6 सितारों वाला हकीम है। ना जाने उसे लोग गोलियों का राजा क्यों कहते हैं। गोलियां बनाने के अलावा उसे और क्या आता है? कुछ नहीं। विदुर की बात सुनकर ध्रुव के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। इस वक्त ध्रुव समझ गया कि विदुर कोई आम हकीम नहीं बल्कि बहुत पहुंची हुई चीज थे। शांडल को मार्कस में गोलियों का राजा कहा जाता था, लेकिन विदुर तो उसका ऐसे मजाक उड़ा रहे थे जैसे वो कोई गोलियों का राजा नहीं बल्कि गोलियों का जोकर था। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए विदुर ने ध्रुव से कहा, कल कुछ चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम खरीदेंगे करिश्माई शरबत का राज, जो होता है करिश्माई पाउडर में, जिससे वो शरबत बनाया जाता है। वैसे वो पाउडर होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ताकत बढ़ाने में करिश्माई शरबत से बहुत ज्यादा असरदार साबित होता है। और मुझे नहीं लगता कि लारा जैसी बिगड़ैल लड़की कभी इतनी कड़वी चीज खाने को तैयार होगी। ये सुनकर चौंकते हुए ध्रुव ने कहा, करिश्माई शरबत? लेकिन आपने तो पहले कहा था कि वो कोई खास चीज नहीं है। इस बात पर मुस्कुराते हुए विदुर ने ध्रुव से कहा, जानता हूं पहले मैंने झूठ कहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम इतने ताकतवर नहीं थे जितने आज हो। उस वक्त अगर तुम करिश्माई शरबत या पाउडर लेने की कोशिश करते तो तुम्हारा शरीर उसकी शक्ति संभाल नहीं पाता और फिर तुम कभी एकलव्य नहीं बन पाते। इसलिए तुम्हारी जिद को ध्यान रखते हुए मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन अब जो तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो गए हो, इसलिए वक्त आ गया है कि तुम करिश्माई पाउडर का इस्तेमाल करो। मगर जैसे ही आचार्य विदुर ने उसे सामान की लिस्ट पकड़ाई तो वो लिस्ट देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। 50 साल पुराने 4 नीले गुलाब, 2 सांप के जहर वाले फल, 20 साल पुरानी आयुर्वेदिक दूब का एक गुच्छा और एक जलमूल शक्ति का जादुई पत्थर। ये पढ़कर ध्रुव हैरान होने के साथ साथ थोड़ा घबरा भी गया था कि आखिर वो ये सब सामान लाएगा कैसे। तभी उसकी शक्ल पर 12 बजते हुए देखकर विदुर ने ध्रुव से कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत? फिर जैसे ध्रुव अचानक विदुर पर फूट पड़ा और उसने कहा, कोई दिक्कत? अरे 50 साल पुराने नीले गुलाब की कीमत कम से कम 3000 सोने के सिक्के होती है और ये सिर्फ एक की कीमत है। और सांप के जहर वाला फल, पहली बात तो मैं इसे लाऊं कहां से? और अगर मान लेते हैं कि गलती से ये किसी बाजार में मिल भी गया तो कम से कम 8000 सोने के सिक्के तो लगेंगे एक फल खरीदने में। हाँ, 20 साल पुरानी दूब। सच कहूं तो अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार ऐसी दूब को देखा है, और वो भी नीलामी के वक्त। और पता है उसकी शुरुआती कीमत क्या थी? 10,500 सोने के सिक्के।
अरे आचार्य, इस लिस्ट की सबसे सस्ती चीज तक मेरे लिए बहुत महंगी है। इस वक्त अगर मैं कुछ लेने का सोच सकता हूँ तो वो जलमूल शक्ति वाला जादुई पत्थर ही है, लेकिन इसके लिए भी मुझे 2000 सिक्के खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर इन सब का खर्चा होगा 50,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा। 50,000 सोने के सिक्के। आचार्य, आखिर मैं इतने पैसे लाऊंगा कहां से? ध्रुव को इतना परेशान होते देख विदुर ने गौर से उसे देखा और कहा, सच कहूं, इन सामानों को इकट्ठा करना तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। मेरा काम सिर्फ सबसे अच्छा पाउडर बनाने का है। ये सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ गया। तभी ध्रुव को कुछ याद आया और उसने बहुत निराश होते हुए अपने तकिए के नीचे से एक हरे रंग का कार्ड निकाला और विदुर से कहा, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 सिक्के बाकी हैं जो हमने अमृत धारा बेचकर कमाए थे, और इतने में तो शायद एक ही चीज आ पाए। ध्रुव की परेशानी सुनकर भी विदुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ध्रुव समझ गया कि अब जो कुछ भी करना है उसे ही करना होगा। इतने में उसने दिमाग चलाते हुए सोचा, अगर इस पैसे से मैं करिश्माई पाउडर की जगह अमृत धारा के लिए सामान खरीद लूं तो उसे नीलाम करके शायद करिश्माई पाउडर के लिए पैसे जुड़ सकते हैं। और तो कोई जरिया मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद ध्रुव एक बार फिर आराम करने लगा और विदुर वापस अंगूठी में चला गया। अगली सुबह ध्रुव चुपचाप शौर्य दल से अलग होकर अमृत धारा के लिए जरूरी सामान लेने चला गया। ध्रुव को समझ आ गया था कि उसके पास जितना सामान था उससे 7 अमृत धारा आसानी से बनाई जा सकती थी। फिर एक सुनसान खुफिया जगह पर ध्रुव और विदुर ने अमृत धारा बनाना शुरू किया। जब विदुर अमृत धारा बनाने के लिए चीजों को अलग अलग कर रहा था, तब ध्रुव अपने ग्रीन कार्ड को हाथ में घुमाते हुए ये सोच रहा था कि एक बार फिर उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। इस बार विदुर को करीब 1 घंटा लगा और उसने सारी अमृत धारा बनाकर तैयार कर दी थी। फिर उन बोतलों को थपथपाते हुए ध्रुव ने वही कपड़े पहने जो उसने पिछली बार नीलामी घर के लिए पहने थे और उस खुफिया जगह से नीलामी घर के लिए रवाना हुआ। आखिरकार जब ध्रुव नीलामी घर पहुंचा तो पिछली बार की ही तरह वो इंस्पेक्शन रूम गया, जहां उसे सायरा भी मिल गई। खुद की पहचान छुपाते हुए ध्रुव ने अपनी पीठ पर से 7 बोतलें निकाली और सीधे सायरा के सामने की टेबल पर रख दी। सायरा इस वक्त 7 अमृत धारा से भरी बोतलों को देख रही थी। वो इतनी सारी अमृत धारा एक साथ देखकर हैरान हो गई थी। तभी उसका ध्यान खींचते हुए ध्रुव ने खांसना शुरू किया। उसकी खांसी सुनकर सायरा होश में आई और सारी बोतलों को खोलकर एक एक करके सूंघने लगी। बोतलों को सूंघने के बाद वो समझ गई थी कि ये सारी बोतलें असली अमृत धारा से भरी हुई थी। खुद चेक करने के बाद उसने ये बोतलें चरक गुरु को पकड़ा दी, जो वहां के सबसे बड़े हकीम थे। चरक गुरु ने सायरा से अमृत धारा लेकर एक एक बोतल को खोलकर उसे देखा, सूंघा और एक बूंद अपने हाथ में लेकर उसे चख कर देखा। इतना करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, 7 बोतलों की अमृत धारा बिल्कुल असली है। अपनी मुस्कुराहट और आंखों में चमक बरकरार रखते हुए सायरा ने वहां मौजूद लोगों से कहा, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप 6 महीने बाद हमारे साथ इतना बड़ा सौदा करने आएंगे। लेकिन ये सुनकर विदुर ने ध्रुव के भेष में पूछा, कब तक बिक जाएंगी ये सारी बोतलें? इस पर सायरा थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने बात संभालते हुए कहा, क्या आपको पैसे तुरंत चाहिए? मेरा मतलब, अगर पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो 1 से 2 दिन रुक जाइए। हम सारी बोतलें बेचकर आपका हिस्सा आपको पकड़ा देंगे। दरअसल बात यह है कि 7 अमृत धारा की बोतलें एक साथ नीलामी के लिए बहुत कम आती हैं। अगर आप 1 से 2 दिन रुक सकते हैं तो हम दूर तक खबर पहुंचाकर इसका 10 गुना दाम वसूल कर सकते हैं। इससे आपका मुनाफा भी 10 गुना ज्यादा होगा। सायरा की बात सुनकर ध्रुव ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और सायरा इस चुप्पी का मतलब समझ गई थी। तभी विदुर ने कुछ सोचकर चाय पी रही सायरा से कहा, क्या आप कुछ सामान खरीदने में हमारी मदद कर सकती हैं? यह सुनकर सायरा ने ध्रुव को देखते हुए कहा, कैसा सामान? इस पर विदुर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एक चीज है, उसके लिए सामान। आपको कौन सा सामान चाहिए अपनी चीज के लिए? सायरा के सवाल में उसकी हामी छुपी हुई थी, जिसे विदुर ने भापते हुए कहा, 50 साल पुराने 4 नीले गुलाब, सांप के जहर वाले 2 फल, 20 साल पुरानी आयुर्वेदिक दूब का एक गुच्छा और एक जलमूल शक्ति वाला जादुई पत्थर। सामान के बारे में सुनकर सायरा के बगल में खड़े चरक गुरु का चेहरा ही बदल गया। वहीं उसके बगल में खड़ी सायरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इतना ही? मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी इन चीजों को ढूंढने में। अगर ये हमारे पास नीलामी के लिए आती हैं तो मैं आप तक खबर पहुंचवा दूंगी। वैसे आप रहते कहाँ हैं? मेरा मतलब, आप तक खबर कैसे पहुंचाऊं?
ये कहकर सायरा ने चरक गुरु की तरफ देखा, जो इस वक्त हैरान परेशान दिख रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर सायरा थोड़ा घबराने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह घबराहट झलकने नहीं दी। तभी ध्रुव के भेष में विदुर ने कहा, मुझ तक खबर पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भी सामान नीलामी के लिए आता है तो आप हमारे हिस्से से उसकी कीमत काट लीजिएगा। मैं 2 दिनों में यहाँ वापस आऊंगा। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम है जो मैं इन 2 दिनों में कर लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया। उसके नीलामी घर से जाते ही सायरा ने चरक गुरु की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ चरक गुरु? सामान के बारे में सुनकर आप इतने हैरान क्यों हो गए? सायरा की बात के जवाब में चरक गुरु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है ये सारा सामान सिर्फ एक ही चीज बनाने के लिए काम आता है, और वो है करिश्माई पाउडर। ये सुनकर सायरा के होश उड़ गए। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए चरक गुरु से सवाल किया, लेकिन करिश्माई पाउडर बनाने के लिए तो हकीम को रैंक 4 का होना पड़ता है। क्या इसका मतलब? उसका सवाल सुनकर सिर हिलाते हुए चरक गुरु ने कहा, हाँ, इसका मतलब है कि यह हकीम रैंक 4 का हकीम है, लेकिन पूरे वुहान साम्राज्य में रैंक 4 के सिर्फ 20 हकीम ही हैं। तो फिर हमने इस हकीम के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? ये सुनकर सायरा ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, रैंक 4 का हकीम, इस पर अपना एहसान तो चढ़ाना ही होगा, ताकि वक्त आने पर मैं इससे जो चाहूं वो करवा सकूं। एक बात तो सभी जानते थे कि बात दूर तक पहुंचाने में दरबार परिवार से आगे कोई नहीं था, क्योंकि उनकी पकड़ और पहचान पूरे मार्कस में थी। इसलिए किसी बेशकीमती सामान को ढूंढना दरबार परिवार के बाएं हाथ का खेल था। अगले दिन शौर्य दल को दरबार नीलामी घर से एक खास न्योता आया। ऐसा इसलिए क्योंकि शौर्य दल के लीडर और ध्रुव के बाबा अरेंद्र ने पिछली बार अमृत धारा की एक बोतल नीलामी में ही खरीदी थी। इस न्योते से दल के कुछ बुजुर्ग भी अमृत धारा लेने के बारे में सोचने लगे। ये वो बुजुर्ग थे जिनके बच्चे या पोते पोतियां अब तक एकलव्य रैंक तक नहीं पहुंच सके थे। वहीं ध्रुव चुपके से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे एक नौकर ने बताया कि ध्रुव के बाबा उसे अपने पास बुला रहे थे। ध्रुव के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उस नौकर के पीछे अपने बाबा के पास गया। चलते चलते ध्रुव शौर्य दल के महल के मेन दरवाजे के पास आ गया, जहां उसे अपने बाबा के अलावा दल के कुछ और बुजुर्ग भी दिखाई दिए। वो सभी उत्साह में दिख रहे थे और ध्रुव की तरफ देखकर अरेंद्र ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया। ध्रुव आहा भरते हुए अपने बाबा अरेंद्र के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, कितना वक्त लगाते हो तुम तैयार होने में? दल की लड़कियां भी तुमसे जल्दी तैयार हो जाती हैं, कब सुधरोगे तुम? ध्रुव ने पलटकर देखा कि ये आवाज सानवी की थी, जो इस वक्त हमेशा की तरह काफी गुस्से में दिख रही थी। उसे देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इतनी जल्दी किस बात की है? क्या हम किसी बीमार को मिलने जा रहे हैं? उसका जवाब सुनकर सानवी को और गुस्सा आ गया, लेकिन तभी पीछे से किसी और लड़की की हंसने की आवाज आई। ध्रुव इस आवाज से समझ गया था कि ये आवाज इरा की थी। हंसी सुनकर ध्रुव ने इरा की तरफ देखा, जो बीच में खड़ी हुई थी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए उससे सवाल किया, तुम भी नीलामी में जा रही हो? इस पर इरा ने मजाकिया अंदाज में ध्रुव से कहा, तो क्या मैं हर दिन ट्रेनिंग ही करती रहूं? अरे मेरा भी कभी घूमने फिरने का मन करता है, और अगर वहां बोर हुई तो ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए इरा लोगों के बीच से गुजरते हुए ध्रुव के पास आ पहुंची और उसके साथ खड़ी हो गई। तब ध्रुव ने धीमी आवाज में उससे पूछा, लेकिन तुम्हारे लिए नीलामी में ज्यादा से ज्यादा कुछ अमृत धारा की बोतलें होंगी, उसकी तुम्हें क्या जरूरत है? ध्रुव ये बात कहते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी लड़के की आवाज सुनाई दी, अमृत धारा की बात तुम मत ही करो। अगर पिछली नीलामी में तुम्हारे बाबा ने अमृत धारा नहीं ली होती तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाते। ये बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने ये आवाज काफी दिनों के बाद सुनी थी और इसलिए उसने पलट कर सनी को देखा। सनी अब पहले से बेहतर हालत में था। क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? ध्रुव की ये बात सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, बहुत गुरूर है ना तुम्हारे अंदर। लड़ना है तुम्हें? वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे शरीर को आराम मिल गया और मैं अब 9 सितारों के बहुत करीब हूं। शायद अगले हफ्ते ही हो जाऊं।
उसके बाद देखते हैं कौन लड़ना चाहता है और कौन जीतता है। उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़े दल वाले चौंक गए। तभी ध्रुव ने सनी से कहा, हम देखेंगे, लाजमी है कि हम भी देखेंगे वो दिन जब तुम्हें 9 सितारे मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया, कुछ दिनों पहले मुझे 9 सितारे मिल चुके हैं। इसका मतलब तुम फिर मुझसे पीछे हो गए। बेचारा सनी। लेकिन ये बात सिर्फ सनी ने नहीं बल्कि दल के सारे लोगों ने सुनी और वो सभी एक बार फिर हैरान हो गए। सब सोच रहे थे कि ध्रुव को 9 सितारे भी मिल गए, वो भी इतनी जल्दी। इस बात पर ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी हो, लेकिन उसे इस बात का तो मजा आ रहा था कि उसने बिना सनी को छुए 9वें सितारे की खबर से उसे एक बार फिर घायल कर दिया था। बेचारा सनी। सानवी बिना कुछ कहे मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर ध्रुव को सिर्फ 2 महीनों की ट्रेनिंग से 9वां सितारा कैसे मिल गया, आखिर कैसे। सानवी और ध्रुव के बीच एक अजीब सी नफरत थी, लेकिन उसके बावजूद वो समझ रही थी कि ध्रुव की शक्तियां सचमुच बढ़ती जा रही थी। तभी अरेंद्र ने हंसते हुए दल के बुजुर्ग से कहा, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, नीलामी शुरू होने का वक्त होने ही वाला है। अगर देर से पहुंचे तो शायद एक अमृत धारा भी हमारे हाथ ना आए। अरेंद्र की इस बात के बाद सबसे पहले दल के बुजुर्गों ने मुख्य द्वार से बाहर जाना शुरू किया। उनके जाने के बाद अरेंद्र ने पीछे मुड़कर ध्रुव से कहा, तुमने एक बार फिर मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है ध्रुव। सनी के दादा तो मेरा दिमाग ही खा गए थे कि कैसे उनका पोता बहुत ताकतवर है और हमें उसके लिए भी अमृत धारा की बोतल खरीदनी चाहिए। लेकिन सब ये सच जानते हैं कि सिर्फ अमृत धारा से कुछ नहीं होता। खैर, देखते हैं क्या होता है। तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना, इन सब बातों में नहीं। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद पूरा दल दरबार नीलामी घर के लिए रवाना हुआ। दूसरी ओर दरबार नीलामी घर के लिए ये नीलामी पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी नीलामी थी। सबके बैठने के बाद ध्रुव के लिए किनारे की कुर्सी ही बची थी, जहां बैठकर वो पूरे हॉल का मुआयना कर रहा था। मुआयना करने के बाद बोर होकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, बहन, सिर्फ 6 महीनों में एकेडमी का एडमिशन खुलने वाला है ना। एकेडमी का नाम सुनते ही ध्रुव की आंखें अपने आप खुल गईं। वो समझ गया था कि ये आवाज सनी की थी, जो अपनी बहन सानवी से एकेडमी के बारे में पूछ रहा था। रक्ष एकेडमी एक फेमस ट्रेनिंग एकेडमी थी, जहां टीचर बनने के लिए कम से कम महादक्ष रैंक की जरूरत पड़ती थी। सनी की बात सुनकर सानवी ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। फिर ध्रुव की तरफ एक नजर देखते हुए उसने सनी से कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैसेडोरिया का एडमिशन संभालने वाली मेरी टीचर है, जो कि एक 5 सितारों वाली महादक्ष है। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता दूंगी, जिससे तुम्हें एडमिशन में आसानी होगी। ये सुनकर सनी ने तुरंत खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, शुक्रिया बहना। वहीं सानवी के मुंह से एकेडमी के बारे में सुनकर ध्रुव मुस्कुरा रहा था। कुछ वक्त पहले ध्रुव भी एकेडमी में एडमिशन लेकर ट्रेनिंग लेना चाहता था, लेकिन अब उसके पास विदुर था, जो उसे सारी शक्तियों और तकनीकों के बारे में सिखा रहा था। तभी ध्रुव को मुस्कुराते देख इरा ने उससे सवाल किया, ध्रुव, क्या तुम एकेडमी में एडमिशन नहीं लेना चाहते? एडमिशन के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। इरा का सवाल पीछे बैठी सानवी ने सुन लिया था, और ये सुनने के बाद वो ध्रुव और इरा को घूर रही थी। उसने मन में ठान लिया था कि अगर ध्रुव एकेडमी में एडमिशन लेने की कोशिश भी करता है तो वो अपने टीचर से कहकर उसे अंदर आने के लिए तड़पा देगी। लेकिन उसकी उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए ध्रुव ने आलस भरे अंदाज से कहा, मुझे एकेडमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहां जाकर पता नहीं क्यों लोग ट्रेनिंग छोड़कर बेवकूफ और घमंडी हो जाते हैं। अगर मुझे सच में ट्रेनिंग करनी है तो मेरे लिए पहाड़ और जंगल ही बेहतर है। यह सुनकर सानवी खुद को रोक नहीं पाई। उसने गुस्से के साथ ध्रुव से कहा, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है एकेडमी तुम्हारे पास एडमिशन लेने के लिए भीख मांगेगी? मैं जानती हूँ तुम्हारे पास थोड़ी बहुत शक्तियां हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम एकेडमी को बदनाम करो। और हाँ, शक्तियों की बात करें तो तुमसे बेहतर एकेडमी में बहुत लोग हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो तुम एडमिशन नहीं लेकर ठीक कर रहे हो, क्योंकि वहां सबसे मार खाकर ना जाने तुम और कितने बेकार हो जाओ। सानवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि जिस एकेडमी को वो दिलो जान से चाहती थी, ध्रुव उसका इस तरह से मजाक उड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने सानवी को जवाब देना भी सही नहीं समझा। फिलहाल उसका ध्यान अगले 2 सालों में लारा को हराने पर था। उसका इकलौता लक्ष्य अब लारा से ज्यादा ताकतवर बनने का था,
और क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं था, इसलिए वो एकेडमी जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एकेडमी में कोई उसे लारा से ज्यादा ताकतवर नहीं बना पाएगा, वो भी अगले 2 साल के अंदर। और उसकी समझ में उसके पास विदुर था, जो खुद एक चलती फिरती एकेडमी था। इसलिए अपना सर हिलाते हुए ध्रुव चुपचाप आगे की तरफ देखता रहा। तभी उसकी नजर 2 लोगों पर पड़ी जो हॉल के अंदर आ चुके थे और अपनी अपनी जगह पर जा रहे थे। तभी ध्रुव ने देखा कि कोई उसे घूर कर देख रहा था। ये नजरें किसी और की नहीं बल्कि आमिश दल के लीडर अबराल आमिश के बेटे मैकी की थी, जिससे ध्रुव की बाजार में बहस हुई थी। वहीं ध्रुव को देखकर उसने मन ही मन सोचा, शौर्य दल का कमजोर मेंबर अभी कुछ वक्त पहले तो यूथ सेरेमनी से होकर गुजरा है और मुझसे लड़ने को तैयार है। गलती से भी बाहर दिख गया ना तो। ये सोचकर वो एक बार फिर से मुस्कुराने लगा। ये देखकर ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो मैकी को देखकर मुस्कुराया। तभी ईरा ने देखा कि ध्रुव मुस्कुराते हुए अपने हाथ को बार बार मुट्ठी में बदल रहा था और फिर उसे वापस खोल रहा था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ सांस अंदर बाहर कर रहे थे। लेकिन सच तो यह था कि ध्रुव ने साल भर की ट्रेनिंग से वैक्यूम हैंड और फायर पाम तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। अब अगर वो चाहता तो सामने वाले पर दोनों वार एक साथ कर सकता था, जिससे सामने वाला बहुत ज्यादा घायल हो सकता था। उसे देखते हुए ईरा ने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैकी पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। इस पर ध्रुव ने सिर हिलाते हुए ईरा को जवाब दिया, पिछली नीलामी में इसके पिता ने क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक पर सबसे ज्यादा बोली लगाकर उसे हासिल कर लिया था। इस बात को साल भर के आसपास हो गए और मेरे ख्याल से मैकी ने अपनी पुरानी शक्तियों को बदलकर नई शक्तियां अपना ली हैं, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। ध्रुव की बात सुनकर ईरा ने उससे कहा, और शायद इसलिए उसके चेहरे पर इतना गुरूर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या उसे सच में लगता है कि एक क्लास 2 की तकनीक इतनी बड़ी चीज है? ये कहते हुए ईरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक सुनहरी आग सी दिखाई पड़ी। ईरा के बारे में जानते हुए ध्रुव को पता था कि ये ताकत ईरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बाकी सभी के लिए इसे हासिल करना किसी सफलता से कम नहीं था। फिर ध्रुव ने ईरा को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह आम बात होगी, तुम तो हवा में से ऐसी तकनीकें निकाल लेती हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। ध्रुव की बात सुनकर ईरा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर उसने ध्रुव से सवाल किया, अगर ये इतनी ही बड़ी चीज है तो तुमने इसे लेने से मना क्यों कर दिया था? ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। उसे इस बात का अफसोस बहुत वक्त तक था, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर फक्र हो रहा था कि उसने आसान रास्ता ना चुनकर कठिन रास्ते को चुना। तभी सायरा मंच पर आ गई थी, जिसे देखते हुए ध्रुव ने ईरा से कहा, नीलामी शुरू होने वाली है। ईरा ने देखा कि ध्रुव ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए निराशा में अपना सिर हिलाते हुए उसने भी मंच की तरफ देखा जहां नीलामी शुरू होने वाली थी। हॉल में मौजूद सभी की नजर रेड ड्रेस पहनी सायरा पर थी, जो इस वक्त मंच पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। फिर मुस्कुराते हुए सायरा ने जोर से ताली बजाई और कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप सभी यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए इस बार हम छोटी चीजों पर अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, बल्कि सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सायरा ने मुस्कुराते हुए लाइट्स डिम करने का इशारा किया और फिर पत्थर पर रखी एक बोतल पर से कपड़ा उठाकर उसने सभी को बोतल दिखाते हुए कहा, आप में से बहुतों को पिछली नीलामी वाली अमृत धारा याद होगी। ये अमृत धारा उसी हकीम ने बनाई है। हमारे नीलामी घर के मुख्य हकीम चरक गुरु ने इस बोतल में भरी अमृत धारा को अच्छे से जांच परख लिया है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं डंके की चोट पर कहने को तैयार हूँ कि अव्वल दर्जे की अमृत धारा है। ये कहकर सायरा मुस्कुराने लगी। उसने देखा कि उस बोतल को देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। हर कोई उस बोतल में भरी अमृत धारा चाहता था और इसीलिए बहुत लोग उसे पाने की चाह में अपने हाथ रगड़ने लगे थे। ये देखकर सायरा ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए आगे कहा, पिछली बार जब ऐसी अमृत धारा की नीलामी हुई थी तो इसे शौर्य दल के लीडर अरेंद्र ने हासिल किया था और इसके खरीदते ही उनका बेटा ध्रुव 1 साल के अंदर अंदर 3 सितारों से 8 सितारों तक पहुंच गया। क्या ये सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा है? हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी छलांग में अमृत धारा का एक बहुत बड़ा हाथ जरूर होगा। ध्रुव का जिक्र होते ही सभी की नजरें ध्रुव पर चली गईं। बहुत से लोग जो इस बारे में नहीं जानते थे वो ये सुनकर चौंक गए थे। इतना कि हॉल में बहुतों के चौंकने की आवाज तक सुनाई पड़ी। वो सब हैरान थे
कि ध्रुव ने इतने कम समय में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई होगी। लोगों को लगा सायरा सही कह रही थी और इस छलांग की वजह जरूर अमृतधारा ही होगी। ध्रुव की बढ़ाई सुनकर हॉल के दूसरे छोर पर बैठे मैकी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सभी की नजरें अपनी ओर होते देख ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या फिर डरे। उसने सोचा कि सायरा बहुत होशियार थी जो उसने ध्रुव का नाम लेकर अमृतधारा हासिल करने की लोगों की इच्छा को और बढ़ा दिया था, लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार इससे अमृतधारा का दाम कम से कम 20% तो बढ़ गया था। वहीं सायरा ध्रुव की फीलिंग्स को नजरअंदाज करके नीलामी शुरू करने के लिए तैयार हुई। उसने अमृतधारा की बोतल हाथ में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अमृतधारा की पहली बोतल की नीलामी शुरू होती है 15,000 सोने के सिक्कों से। हॉल में इस वक्त सन्नाटा था। शुरुआती बोली ने सबको झंझोड़ दिया था, लेकिन तभी पीछे से किसी आदमी ने कहा, 16,000 सोने के सिक्के। पहली बोली के बाद सायरा ने मुस्कुराते हुए हॉल में नजरें घुमाई और कहा, क्या कोई और इससे ऊपर जा सकता है या फिर इस बेशकीमती अमृतधारा की सिर्फ इतनी ही कीमत है? उसके ये कहते ही जैसे बोलियों की होड़ लग गई। किसी ने कहा 17,000, तो किसी और ने कहा 18,000, फिर 19,000। बोलियों के शुरू होने से तकरीबन आधे घंटे बाद आखिरकार अमृतधारा की पहली बोतल बिक गई। नीलामी की पहली बोतल हासिल कर खरीदार के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर ध्रुव ने हैरानी में सोचा, अमृतधारा की एक बोतल बनाने की लागत 1,000 सोने के सिक्के थी, लेकिन सायरा ने कितनी चालाकी से उस आदमी से 47,000 सोने के सिक्के निकलवा लिए थे। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका भी था, तो वो अचानक बहुत खुश होने लगा। ध्रुव ने इसी खुशी में विदुर को याद किया, क्योंकि अगर विदुर ध्रुव को नहीं मिला होता तो शायद ध्रुव अमृतधारा के फायदे उठाकर इतना कामयाब नहीं होता। जिस चीज के लिए लोग इतनी बड़ी रकम चुकाने को तैयार थे, वो उसे हर दिन सिर्फ विदुर की वजह से ही मिल पा रही थी। वहीं मंच पर खड़ी सायरा पहली नीलामी से बहुत खुश थी। उसने एक राहत की सांस लेते हुए सोचा, मुझे उम्मीद है कि वो अनजान हकीम इस रकम से खुश होंगे। सायरा जानती थी कि उस हकीम को ज्यादा सिक्के दिलाकर वो बाद में उसकी मदद ले सकती थी, क्योंकि ये हकीम कोई आम हकीम नहीं था, बल्कि रैंक 4 या उससे भी ऊपर का हकीम था। इसके बाद सायरा ने एक नजर सभी को देखा और फिर अमृतधारा की बची बोतलों को देखते हुए कहा, अमृतधारा की बची हुई 6 बोतलें 2-2 की जोड़ी में नीलाम होंगी। एक जोड़ी की शुरुआती कीमत है 30,000 सोने के सिक्के। सभी ने उन बोतलों को देखने के बाद एक बार सबसे ताकतवर दलों की तरफ देखा, जो आपस में कुछ खुसफुसा रहे थे। इससे सभी को अंदाजा हो गया था कि तीनों दल अब बोलियों के मैदान में उतरने वाले थे। तभी आमिश दल के लीडर अबराल आमिश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, 31,000 सोने के सिक्के। इन आमिश दल का मजाक उड़ाते हुए ममराज ने कहा, अरे अबराल, मुझे तो लगा था कि क्लास 2 की तकनीक खरीद कर तुम्हारा दल दिवालिया हो गया था। तुम्हारे पास 31,000 सोने के सिक्के हैं भी, या फिर ऐवहीं हवा में बोलियां लगा रहे हो? ये सुनकर अबराल ने ममराज को गुस्से से देखा, लेकिन पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी नजर तो इस वक्त मंच पर रखी अमृतधारा की बोतलों पर थी। तभी मुस्कुराते हुए ममराज ने अपनी बोली लगाई, 35,000 सोने के सिक्के। और इसके बाद जैसे दोनों दलों के बीच बोलियों का घमासान शुरू हुआ। अबराल ने कहा, 38,000। तो ममराज ने उसके जवाब में बोली 45,000 लगा दी। फिर अबराल ने चिल्लाते हुए कहा, 50,000। ये बोली सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। 55,000 सोने के सिक्के, ममराज ने डंके की चोट पर कहा। उसके तुरंत बाद अबराल ने बोली और बढ़ाते हुए कहा, 56,000। इस बोलियों के घमासान युद्ध को देखते हुए हॉल में बैठे सभी लोग चुप थे। ऐसा नहीं था कि बाकी किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। दरअसल बात ये थी कि कोई भी इन ताकतवर दलों के खिलाफ जाकर बोली नहीं लगाना चाह रहा था। आखिरकार तीनों दलों में महादक्ष रैंक के लोग जो थे, वो जानते थे कि मार्कस में सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ सिक्कों की जरूरत नहीं थी, बल्कि असली ताकत तो शक्तियों के रैंक और तकनीकों से पता चलती थी, जो इन दलों में भरपूर थी। इसलिए सभी चुपचाप उनकी बोलियां बढ़ते देख रहे थे और फिर एक नजर हॉल के छोर पर बैठे शौर्य दल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि शौर्य दल से अब तक एक भी बोली नहीं आई थी। जब अमृतधारा की बोतलों की बोली 73,000 तक पहुंच गई, तब अपना मुंह छुपाते हुए अबराल आमिश ने बोली लगाना बंद कर दिया। अब महज 4 अमृतधारा की बोतलें बची हुई थी।
जैसे ही सायरा ने अगली 2 बोतलों को अपने हाथ में लिया, तभी अचानक शौर्य दल की ओर से एक भारी आवाज में किसी ने कहा, 70,500 सोने के सिक्के। इस बोली से अगर किसी को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था तो वो अबराल आमिश थे। वो अरेंद्र को मुस्कुराते देख ये सोच रहे थे कि अगर पिछली नीलामी में अरेंद्र ने बोली नहीं बढ़ाई होती तो आज आमिश दल की आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं होती। वहीं मंच पर खड़ी सायरा भी अरेंद्र की इस बोली से चौंक गई थी। फिर खुद को संभालते हुए उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया, क्या कोई है जो इस बोली से ऊपर जाना चाहता है? इस वक्त कुर्सी पर बैठे अबराल आमिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए अरेंद्र को मन ही मन बुरा भला कहा और फिर चिल्लाते हुए अगली बोली लगाई, 85,000 सोने के सिक्के। ये सुनकर तुरंत अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 95,000 सोने के सिक्के। उन्होंने अबराल की तरफ देखा भी नहीं और वो समझ गए थे कि अबराल सिर्फ गुस्से में बोली लगा रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अरेंद्र ने इशारा कर दिया था कि वो अबराल की बोली से ज्यादा बड़ी बोली लगाने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे। अरेंद्र का हौसला देखते हुए अबराल गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो अपना अगला कदम दिल पे पत्थर रख के ले रहा था। तभी उसने हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा, 1,00,000 सोने के सिक्के। दूसरे छोर पर बैठे ध्रुव को बहुत हंसी आ रही थी। उसने धीमी आवाज में अपने बगल में बैठी इरा से कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर बाबा ने एक और बोली लगा दी तो शायद आमिश दल अपने लीडर की जान ही ले लेगा। ये सुनकर इरा पल के झपकाती हुई मुस्कुराई और ध्रुव से कहने लगी, लेकिन उनके लीडर को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो किसी भी कीमत पर इन बोतलों को हासिल करके रहेगा। इस बात का ध्रुव ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुस्कुराता रहा। वहीं उसके पास बैठे अरेंद्र ने अबराल की बोली सुनकर कुछ सोचना शुरू किया। फिर अचानक वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने अबराल की तरफ देखते हुए एक हंसी के साथ कहा, अबराल तुम जीत गए, मैं इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकता। जैसे ही अरेंद्र के मुंह से ये लफ्ज निकले, पूरे हॉल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ध्रुव को हंसते हुए देखकर इरा को भी हंसी आ गई। उसने दुखी हो रहे अबराल की तरफ देखते हुए ध्रुव से कहा, आमतौर पर देखा जाए तो अमृत धारा की गोली ज्यादा से ज्यादा 30,000 सिक्कों में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये बोतल वाली अमृत धारा है इसलिए इसकी कीमत ज्यादा तो होगी ही, लेकिन 1,00,000 सोने के सिक्के जितनी भी कभी नहीं हो सकती। लगता है आमिश दल के लीडर का दिमाग थोड़ा धीरे काम करता है। ये सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए आगे कहा, अगर सस्ते सामान वाली अमृत धारा इतने सिक्कों में जा रही है, इसका मतलब अव्वल दर्जे की अमृत धारा बनाने वाले हकीम तो अरबपति हो गए होंगे। इस पर इरा ने जवाब देते हुए कहा, हकीम मार्कस के सबसे रईस लोग हैं। सबसे गरीब हकीम के पास भी ना जाने कितने एकड़ जमीन होगी। वैसे मैंने ये कहीं सुना है कि हाई रैंक वाले या फिर कहें अव्वल दर्जे के हकीम अपनी बनाई चीजों की ऐसी नीलामी नहीं किया करते। उनके लिए सोने के सिक्के इतने जरूरी नहीं है जितनी की बाकी चीजें। वो तो अपनी बनाई चीजों के बदले दूसरों से कुछ और ले लेते हैं। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, कुछ और ले लेते हैं मतलब? ध्रुव को लगा कि इरा को हकीमों के बारे में काफी पता था, इसलिए शायद वो ये भी बात समझ पाए कि हकीम इतनी सारी तकनीकें कैसे जानते हैं। ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए इरा ने कहा, हाँ, कुछ और से मेरा मतलब है तकनीकें, शक्तियां और खास सामग्री या फिर कुछ और। हकीम अपनी बनाई चीजों के बदले ये चीज ले लेते हैं, इसलिए तो हकीमों से लोग इतना जलते हैं। हर कोई हकीम बनने का सिर्फ सपना देख सकता है, क्योंकि हकीकत में हकीम बनना सिर्फ कुछ लोगों के बस की बात है। ये बात सुनकर ध्रुव ने एक चैन की सांस ली कि उसके पास विदुर था जो उसकी इतनी मदद कर सकता था। इसके बाद अरेंद्र ने मंच पर खड़ी सायरा की तरफ देखते हुए कहा, सायरा जी, मेरे ख्याल में हमें आखिरी 2 बोतलों की नीलामी अब शुरू करनी चाहिए। अरेंद्र की बात सुनकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस चीज से काफी खुश थी कि अरेंद्र ने एक बार फिर अबराल को मजा चखा दिया था। इसके अलावा जो मुनाफा दरबार परिवार को मिलना था, उसके बाद तो वो उस अनजान हकीम की शुक्रगुजार हो गई थी। तभी सायरा ने अमृत धारा की आखिरी 2 बोतलों को हाथ में उठाते हुए कहा, दोस्तों, ये आज की नीलामी की आखिरी 2 बोतलें हैं। अमृत धारा से भरी इन बोतलों की नीलामी भी शुरू होती है 30,000 सोने के सिक्कों से। गुस्से में दिख रहे अबराल को देखकर सायरा ने मुस्कुराते हुए अमृत धारा की आखिरी 2 बोतलें अपने हाथ में उठा ली। फिर सभी को वो बोतलें दिखाते हुए उसने कहा, दोस्तों, अमृत धारा से भरी इन आखिरी बोतलों की बोली शुरू होती है
30,000 सोने के सिक्कों से। आखिरी बोतलों का जिक्र होते ही शौर्य दल के बुजुर्गों ने दल के लीडर अरेंद्र की तरफ देखा। अरेंद्र इस वक्त कुर्सी पर बैठा बुजुर्गों को नजरअंदाज कर रहा था। फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसने सर हिलाते हुए कहा, 50,000। अरेंद्र की बोली सुनते ही अबराल का गुस्सा और बढ़ गया। अबराल आमिश का मुंह अगली बोली के लिए खुलने ही वाला था कि उन्हें अचानक याद आया कि उनका खजाना लगभग खाली हो गया था, इसलिए वो बोली लगाने के बारे में कुछ महीनों तक तो सोच भी नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने गुस्से से अपनी नजरें घुमा ली। वहीं दूसरी ओर बैठे ममराज लश्कार इस वक्त अरेंद्र को घूर रहे थे। उनके माथे पर शिकन थी और उंगलियां कुर्सी पर आगे पीछे हो रही थी। तभी अचानक उनकी उंगलियां रुकी और ममराज ने मुस्कुराते हुए कहा, 55,000 सिक्के। तभी ध्रुव के पिता अरेंद्र ने बिना परेशान हुए अपनी बोली बढ़ाई, 65,000। वैसे तो अरेंद्र भी इस बात को अच्छे से जानते थे कि अमृतधारा की बोतलों की इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन बात सिर्फ कीमत की नहीं थी। उन्हें पता था कि लश्कार दल और आमिश दल हार नहीं झेल पाते, लेकिन फिर भी हमेशा हार जाते थे। तभी ममराज ने मुस्कुराते हुए अरेंद्र से कहा, यह तो कुछ ज्यादा ही है अरेंद्र। वैसे मैं बोली लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अचानक याद आ गया कि मेरे पास अमृतधारा पहले से है, इसलिए ये बोतलें तुम रख सकते हो। ममराज इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका मकसद सिर्फ शौर्य दल के लिए बोली बढ़ाना था और अबराल का घाटा देखने के बाद वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अपनी जीत की बात सुनते ही अरेंद्र ने कुर्सी पर पीछे होते हुए खुद से फुसफुसाया, इसे ये बात 2 मिनट पहले नहीं याद आ सकती थी, मेरे 10,000 सिक्के बच जाते। अपने पिता की बात सुनकर ध्रुव ने मन में सोचा कि तीनों दल के लीडर बिल्कुल एक जैसे ही थे। तभी उसने मंच पर खड़ी सायरा को देखा, जिसने अपना छोटा सा हथौड़ा पत्थर पर मारते हुए नीलामी खत्म होने का इशारा किया। और इसी के साथ ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। वो जानता था कि आज की कमाई महीनों तक चल जाएगी। अब सिर्फ एक काम बाकी था, करिश्माई पाउडर के लिए सामान ढूंढना। अपनी कामयाबी को अपने करीब आते देख ध्रुव ने खुद से कहा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं एकलव्य बन जाऊंगा। अब जो नीलामी खत्म हो चुकी थी तो ध्रुव ने दल से दूर होने का बहाना बना लिया था। वो भीड़ में छुपते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकला। ध्रुव ने दरबार नीलामी घर के पास की एक झुग्गी में हकीम वाले काले कपड़े पहले ही रख दिए थे। उसे पता था कि शायद उसे ज्यादा वक्त ना मिले, इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर उसी झुग्गी में जाकर ध्रुव ने वो कपड़े पहने और नीलामी घर की तरफ चलने लगा। तभी दरवाजा खुला और सायरा ने अंदर आते हुए पूछा, अरे आप जल्दी आ गए। फिर सायरा मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कुराहट को इतने करीब से देखकर ध्रुव को जैसे बिजली का झटका सा लगा। लेकिन ध्रुव ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं उसका सच सायरा के सामने ना आ जाए। उसने शांति महसूस करते हुए अपनी अंगूठी को रगड़कर विदुर को बोलने का इशारा किया और जैसे आधी नींद से जागते हुए विदुर ने सायरा से पूछा, क्या नीलामी खत्म हो गई? ये सुनकर ध्रुव ने सोचा कि शायद पिछली बार ये सवाल पूछकर उसके आचार्य शायद सो गए थे, क्योंकि अगर वो जाग रहे होते तो उस नौकरानी की बात पर ध्यान जरूर देते। लेकिन अच्छा था कि वो सवाल सायरा ने पहली बार सुना था। अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए सायरा ने जवाब दिया, जी हाँ। ये कहकर उसने तुरंत अपना हाथ हवा में घुमाया और उसके पास अचानक एक नीले रंग का कार्ड आ गया। उसे ध्रुव को थमाते हुए सायरा ने कहा, अमृतधारा की 7 बोतलें मिलाकर 2,85,000 सोने के सिक्कों में बिकी। नीलामी की फीस अलग करने के बाद बाकी की रकम इस कार्ड में डाल दी गई है। ध्रुव ने उस कार्ड को गौर से देखा। उस कार्ड को देखकर ही ध्रुव समझ गया था कि ये कार्ड काफी महंगा था। लेकिन कार्ड देते वक्त सायरा ने एक बार फिर इस हकीम के जवान हाथों पर गौर किया था। वो ध्रुव का हाथ देख ही रही थी कि विदुर ने अचानक कहा, ये रकम तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। लोग आपके नीलामी घर के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपके जैसा दाम कोई और नहीं दिला सकता। इतने में कमरे में चरक गुरु दरवाजा खोल कर आए। उन्होंने उस हकीम और सायरा को देखकर अपना सिर झुकाया और चुपचाप खड़े हो गए। सायरा ने चरक गुरु को नजरअंदाज किया और खुश होते हुए अनजान हकीम यानी ध्रुव से कहा, अगर आपको फिर से कुछ बेचना हो तो यहाँ बेझिझक आ जाइएगा। मैं वादा करती हूँ आपको सबसे अच्छा दाम दिलाकर रहूंगी। सायरा की बात पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और वो नीला कार्ड अपने पास रख लिया। तभी अंदर से विदुर की आवाज आई, मैंने जिस सामान की आपसे बात की थी, क्या आप उसे ढूंढ पाए? इस सवाल पर सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल।
दरबार परिवार कभी किसी को निराश नहीं करता। हमें सारा सामान मिल गया। ये कहकर सायरा ने चरक गुरु को इशारा किया और उन्होंने ताली बजाकर पहरेदारों से एक चांदी की थाली बुलवाई। जैसे ही पहरेदार चांदी की थाली लेकर आए, चरक गुरु ने उन्हें जाने को कहा और फिर खुद उस थाली को उठाकर अनजान हकीम यानी कि ध्रुव को वो थाली में रखा सामान दिखाने लगे। फिर थाली को टेबल पर रखते हुए चरक गुरु ने कहा, आपको जो चाहिए था हमें वो सब मिल गया। थाली में रखा सामान देखकर ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि ये नीलामी घर कोई आम नीलामी घर नहीं था। अगर ध्रुव खुद ये चीजें ढूंढने निकलता तो ना जाने कितना वक्त लग जाता, लेकिन दरबार नीलामी घर ने तो 2 दिन से भी कम वक्त में सारा सामान ढूंढ लिया था। ये सोचकर ध्रुव बहुत खुश हो गया कि विदुर अब करिश्माई पाउडर बना सकते हैं। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर ने कहा, सामान के लिए शुक्रिया और मैं आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता। आप इसकी कीमत इस कार्ड से काट लीजिए। ध्रुव ने जैसे ही ये सुना तो उसने वो नीला कार्ड बाहर निकाला। उस कार्ड को देखते हुए सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कीमत की फिक्र मत कीजिए। ये सारा सामान हमारे वेयर हाउस में रखा हुआ था और इनकी कीमतें भी बाहर के मुकाबले काफी कम है। और शायद आप नहीं जानते, लेकिन आपकी 2 नीलामियों से हमारे नीलामी घर का रुतबा और ज्यादा हो गया है। हम आपसे इसकी कीमत कैसे ले सकते हैं? सायरा की बात सुनकर विदुर ने जवाब में कहा, ठीक है, तो फिर ये आपके तरीके से ही करते हैं। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके बदले मैं आपके लिए अमृत धारा बना दूंगा। इसके बाद ध्रुव ने उस थाली में से सामान उठाकर अपने झोले में रख लिया। तभी विदुर ने कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अब जो ध्रुव को करिश्माई पाउडर के लिए सारा सामान मिल गया था तो उसने सायरा से विदा ली और उठकर वहां से जाने लगा। तभी सायरा ने उससे कहा, मैं और चरक गुरु आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये कहकर सायरा और चरक गुरु ने चलना शुरू किया और ध्रुव चुपचाप उन दोनों के पीछे जाने लगा। उस कमरे से बाहर निकलकर सायरा ध्रुव को नीलामी हॉल के पास से ले गई। तभी अचानक ध्रुव की नजर 3 लोगों पर पड़ी। वो लोग हॉल से निकलकर बाहर आ रहे थे। ध्रुव ने घबराते हुए थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। वो बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कहीं उसके पिता अरेंद्र उसे पहचान ना ले। वैसे तो ध्रुव पूरी तरह से कपड़ों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी उसे पहचान ना ले। वो 3 लोग मैसेडोरिया के सबसे ताकतवर दलों के लीडर थे, जो एक दूसरे को देखकर बनावटी मुस्कान दे रहे थे। तीनों की नजर इस वक्त दरबार नीलामी घर की मालकिन सायरा दरबार पर थी, जो धीरे धीरे चल रही थी। अरेंद्र और बाकी दोनों नीलामियों में आते रहते थे, इसलिए वो तीनों जानते थे कि सायरा, जो कि हर वक्त मुस्कुराती रहती है, असलियत में बहुत घमंडी थी। आज की नीलामी खत्म होने के बाद लश्कार दल के लीडर ममराज ने उसे दावत पर बुलाया था, लेकिन सायरा ने प्यार से उन्हें मना कर दिया था। इस बात से सभी समझ गए थे कि सायरा के करीब जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस वक्त सायरा खुद किसी मेहमान को बाहर का रास्ता दिखा रही है और ये देखकर तीनों दल के लीडर कुछ ज्यादा ही चौंक गए थे। फिर तीनों की नजर सायरा के पीछे चल रहे आदमी पर पड़ी। वो आदमी सर से पैर तक ढका हुआ था, जिसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उससे बात करते हुए चरक गुरु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अरेंद्र समझ गए थे कि इस वक्त इस मेहमान की चापलूसी की जा रही थी। सायरा के बर्ताव से तो सब हैरान थे, लेकिन चरक गुरु के ऐसा करने पर सबको ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये मेहमान है कौन। फिर अचानक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए अरेंद्र ने सायरा की तरफ चलना शुरू किया और तेज आवाज में कहा, सायरा, चरक गुरु, वाह, जाते जाते आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। सायरा और चरक गुरु ने हॉल में आते ही तीनों लीडर्स को देख लिया था, लेकिन वो इस वक्त अरेंद्र से ज्यादा अपने मेहमान में दिलचस्पी ले रहे थे। तभी अचानक ध्रुव अरेंद्र की आवाज सुनकर घबरा गया और वहीं हॉल में रुक गया। उसके रुकने पर सायरा ने चैन की सांस ली और अरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहा, हम बस हमारे खास मेहमान को दरवाजे तक छोड़कर आ रहे थे। सायरा और बाकियों को रुकते देख अबराल भी हंसते हुए उसके पास आए और नीलामी घर के खास मेहमान की तरफ देखते हुए उन्होंने शक की निगाहों से कहा, आपके ये खास मेहमान क्या मैसेडोरिया में ही रहते हैं? क्योंकि जितना मुझे ध्यान है, मैं पिछले बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ आज तक नहीं देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।